वेलकम आप सभी का सेकंड क्लास में जो आपके देवता वास्तु की है। कल हम कर चुके थे ब्रह्मा जी और उनके जो थ्री फेसेस हैं वो आयरमा, विवस्वान, भूधर। भूधर, आयरमा, विवस्वान। आज हम मित्रा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले काफी कुछ है जो और बातें करें। एक स्टोरी से बिगिन करेंगे आज की बात को। देखिए, वैसे करवाने को तो ये 2 से 3 दिन में भी हो सकता है आपका, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा इतने शॉर्ट में। तो खूब डिटेल में अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। एक बार एक फैमिली में एक कपल रहा और उस कपल को 10 इयर्स तक कोई संतान नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो इसका इफेक्ट उनकी लाइफ पे नजर आया, सबकी लाइफ पे नजर आता है जैसे ना। अभी मैं ये कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा सा स्क्रीन को रहने देते हैं अभी, ना। या फिर सर एक मिनट। हाँ जी, सर, आपने कल सिर्फ दो करवाए थे, बुधर और आयरमा। आर्यमा। हाँ, हाँ, कोई नहीं, आज थर्ड विवस्वान से कर। मित्रा को कर ही नहीं सकते बिना विवस्वान को दोबारा की, ओके। है ना। ओके सर। हाँ, तो वही चलेंगे। चलिए, तो उस फैमिली के जिसके कोई संतान नहीं हुई, तो किसी ने बताया कि कोई गुरुजी हैं, उनका आश्रम है, और अगर वहां पे वो जाते तो कुछ उम्मीद हो सकती है। तो जब इंसान थक जाता है ना लाइफ में, सारी रेमेडीज करके, डॉक्टर्स को दिखा के, तो फिर ये होता है कि डूबते को तिनके का सहारा, जहां से उम्मीद दिख जाए। तो वो किसी आश्रम में गए। कोई गुरुजी थे वहां पे जो मेन हेड थे उस आश्रम के। उनसे बात करी, उन्होंने देखा, कुछ पूछा उनके घर के बारे में, है ना। उनके फेस से कुछ रीडिंग्स करी, कुछ अपने जो भी उनके पास पावर्स थी उससे देखकर उन्होंने कहा कि आपको संतान का योग है ही नहीं। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए। तो फिर वो नाउम्मीद होके वापस घर आ गए। पर फिर मन में एक उम्मीद रहती कि क्या पता दोबारा जाए तो कुछ कर दें। तो ऐसे 3-4 बार वो लगातार गए और रिक्वेस्ट करी, और उन्होंने कंसीडर किया कि इनकी ज्यादा ही मजबूरी है। तो उन्होंने जो भी और तरीके थे वो ढूंढे, और एक कंडीशन लगाई उनके ऊपर कि देखो, है तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ और देने वाला भगवान है। हो सकता है आपके संतान हो जाए, लेकिन अगर होगी ना, तो कंडीशन ये है कि आपकी पहली संतान जो भी होगी वो आपको डोनेट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरी उम्र हो चली है और आश्रम मेरे बाद कौन संभालेगा, ये मेरे पास कोई भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा मेरे पास हो। अब मैं गृहस्थ आश्रम में तो मैं जा नहीं सकता, तो आपकी पहली संतान आप मुझे डोनेट करेंगे, और उसके बाद आपकी जितनी भी संतान आप चाहें जो भी होंगी वो आपके पास रहेंगी। उस बच्चे को मैं पढ़ा लिखा के जो वो बनना चाहेगा बनाऊंगा, लेकिन आश्रम उसको सौंप के जाना चाहूंगा। तो अगर ये मंजूर हो आपको तो बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने सोचा, बातें करी, और कुछ दिन बाद वो दोबारा गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानने को रेडी हैं, आप जो भी कुछ कराना चाहते हो बताइए। तो उन्होंने ना तो उनका घर विजिट किया ना कुछ, उनसे 3 चीजें करवाई। सबसे पहले उनसे कुछ फास्ट बताए कि आपको ये फास्ट इतने टाइम तक करने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सेल्फ के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं जिसकी वजह से ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पा रही, उसका ओरा क्लीन हो जाएगा। ये सबसे जरूरी है। तो फास्टिंग करवाई। एक जगह पे उनको बोला कि घर के आप इस जगह पे क्या करेंगे, कोई भी सीजनल फ्रूट हमेशा रखेंगे अगले पूरे 1 साल तक। जो भी सीजनल फ्रूट होगा, कम से कम वो एक फ्रूट वहां पे हमेशा रखा रहेगा। तो जगह उनको बताई। ठीक है, कर लिया उन्होंने। सेकंड, उनको बताया कि एक जगह पर उनको हमेशा पानी मेंटेन करना है। कभी भी वहां से पानी खत्म नहीं होना चाहिए। वो चाहे कलश भर के रखें, ग्लास भर के रखें, बोतल रखें, जो रखा है, बट वहां पे उनको पानी जरूर रखना है। और थर्ड चीज जो थी, वहां पे उन्होंने कुछ फूड रखवाया कि ये जो फूड है ना, इसको आप पूरे 1 ईयर तक रखे रहने देंगे। तो 3 जगह की वो और एक उनके फास्टिंग। अराउंड 4-5 मंथ्स के बाद में वो लोग आए और उन्होंने बताया कि जी मैंने कंसीव कर लिया है। बड़ा मिराकल हुआ है कि कंसीव कर लिया मैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब बच्चा हुआ, पहला बेटा ही हुआ, और उन्होंने जब वो 3.5-4 साल का था तब आकर उन्हें डोनेट कर दिया कि जी हमने अपना प्रॉमिस निभा दिया। उसके बाद उनको 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। वो उनके पास रहे। अब इन गुरुजी ने उनको, जो आश्रम था उसके साथ ही कोई अनाथ आश्रम था जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, वहाँ पे पढ़ाई करवाई। उसके बाद उनका मन हुआ कि वो मेडिकल
साइंस पढ़ें तो 12th उन्होंने मेडिकल से करी। और जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो 2 इयर्स तक उन्होंने कंटिन्यू करी। उसके बाद इतना कुछ रेजिस्टेंस आने लग गया कॉलेज से, वो कह रहे कि जी आप जो ये एक साधु का जो होता ना, वो पहन के आप आ नहीं सकते, आपको यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। अब आउट ऑफ जेलेसी किसी ने किया या जो भी वजह थी, बट उनके ऊपर फोर्स किया गया कि आपको अगर आगे कॉलेज अटेंड करना है, अपनी एमबीबीएस अगर कंप्लीट करनी है, तो आपको डॉक्टर्स वाली ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। अब इनका क्या कमिटमेंट थी गुरु के अंडर कि मैंने एक बार अगर ये सेल्फ ले ली है तो अब मैं इसी में जीऊंगा, मैं वापिस संसार में लौटूंगा नहीं। तो इस क्लैश की वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उनको अच्छी खासी नॉलेज मेडिकल साइंस की हुई। गुरु जी चल बसे कुछ टाइम के बाद में, और आश्रम जो था उन्होंने संभाला। फिर आश्रम में कुछ दिक्कतें हुई तो वो आश्रम छोड़ना पड़ा उनको, और आखिर में वो कहाँ वृंदावन में आके बस गए। सारे जितने भी उनके सेवक थे ना, सबने थोड़ा थोड़ा डोनेट किया, और स्मॉल से एक प्रॉपर्टी ली, स्मॉल सा 2-3 रूम्स का एक आश्रम बना दिया। वो वहीं रहते हैं। आज वो गुरुजी खुद जो है ना, वो 89 ईयर्स के हैं। जो बच्चे थे जिनको डोनेट किया गया था, 89 ईयर्स की उनकी एज है। अकेले रहते हैं। और जब किसी को जाना हो तुमसे टाइम लेके चले जाओ, कुछ पूछना है पूछाओ, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाओ और आ जाओ। अब इनके थ्रू इतने लोगों को ब्लेसिंग मिली है, चाहे वो बच्चे को लेके हो, जॉब को लेके हो, कि और बदले में कुछ नहीं लेते वो। और कभी नहीं कहते कि मैंने कुछ कृपा करी है। जो किया है राधा रानी ने किया है, या जो कृष्ण जी का गोवर्धन रूप है उसने किया है। मैं इस कहानी से शुरुआत इसलिए करना चाहता था कि जो देवतावास तो हम कर रहे हैं ना, ये वही टेक्निक है जो कभी उनके गुरु ने यूज करी। और एक ऐसी चीज को जो उनकी लाइफ में इम्पॉसिबल थी, वो ब्लेसिंग, उसको एक्टिवेट करवा दिया था। हालांकि बोला था कि मैं कोशिश जरूर करूंगा, बाकी देने वाला भगवान है, मैं कोई भगवान नहीं हूं। लेकिन उस कोशिश ने कामयाब हुई वो कोशिश। और जिसके एक भी बच्चा नहीं था, उसके फिर 5-5 हुए। एक उन्होंने डोनेट किया, और 2 भाई बहन जो थे वो उनके पास रहे। काफी बड़े हैं वो। फॉर्चुनेटली वो मेरे गुरु बने जब मैं अराउंड 23 ईयर्स का था तब। उनसे जुड़ना हुआ, और अब मेरे पास जो ब्लेसिंग है वो उनकी है। ये जो एनर्जी फील्ड्स की हम बात कर रहे हैं ना, इन सब को क्या करते हैं, हिंदुइज्म में हर चीज को हम पर्सोनिफाई कर लेते हैं, हर चीज को एक नाम दे देते हैं, हर एनर्जी को। जरूरी नहीं एनर्जी का यही नाम हो रियल में, बट हमने शास्त्रों में या वेदों में जब भी इनका जिक्र किया तो इन नाम को रख लिया कि एक ईज क्रिएट हो जाए, हम बात जब करें तो बता पाए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी हमने कल डिस्कस किया, अल्टीमेट एनर्जी है वो, उनके बिना कहीं भी कोई क्रिएशन हो ही नहीं सकती। फिर उनके 4 बड़े फंक्शंस हैं जो वो खुद प्ले करते हैं। उन 4 फंक्शंस को हमने नाम दिया कि एक भूधर है, पृथ्वीधर यानी कि शेषनाग का रूप कह सकते हो, जो विष्णु जी हमेशा उस पे अपना स्थान रखते हैं। और इसका काम है भूधर का कि पूरी भूमि को अपने ऊपर धर के रखना। मतलब पूरी भूमि का बोझ जो है, क्रिएशन का बोझ अपने ऊपर रखना, कि कुछ भी होगा तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, पहला स्टेप मैं हूँ। अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो। और क्योंकि हमने पढ़ा था कल की ब्रह्मविति के बाद नेक्स्ट जो 4 फेसिस है ना, वो देववृत्ति विधि है उनकी। तो देवता जो है ना, देना जानते हो, छीनना नहीं जानते। तो भूत एक ऐसी एनर्जी है, ब्रह्मा जी का एक रूप है, जो सिर्फ देना जानता है। जब भी आप चाहेंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपके मन में इच्छा जागेगी, अगर डिजायर आएगी, तो वो कहाँ से आ रही हो, भूधर की एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है, आपकी सेल्फ में, है ना। कल भी कहा था, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, हम जो भी पढ़ेंगे ना उसको 2 लेवल पे पढ़ेंगे। एक वास्तु के लेवल पे आपके घर में, दूसरा आपकी सेल्फ के अंदर। क्योंकि जो बॉडी में है वही आपके घर में है, और जो घर में है वही ऊपर यूनिवर्स में है। बिल्कुल सिंक है सारी एनर्जी। उसके बाद जब इंसान एक आइडिया लेके चलता है तो उसको चाहिए होती है सपोर्ट या एक टीम। वो टीम कौन देगा, वो अयरमा एनर्जी फील्ड देगा, जब वो अपनी सेल्फ को अदर से कनेक्ट करेगा। और जब वो कनेक्ट कर लेगा, उसके पास आइडियाज होंगे, उसके पास लोग होंगे काम करने के लिए। फिर उसको किसकी हेल्प चाहिए, विवस्वान की। विवस्वान क्या करेंगे, ये एक अच्छा खासा लिंक बिल्टअप करते हैं कि इंसान जो कर्म करेगा ना, उसको उसका फल मिले कि ना मिले। तो आज हम जो बिगिनिंग करेंगे वो करते हैं हम विवस्वान एनर्जी फील्ड से। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी विवस्वान एनर्जी फील्ड को। जी, आयरमा है, उसके बाद विवस्वान है। ये ब्रह्मा जी का साउथ फेस है।
रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जो भी आप रेवोल्यूशन लेके आएंगे, ये प्रोसेस अब यहाँ से इनिशिएट होगी। आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, एक आइडिया कंसीव कर लिया अपने दिमाग में, उसके लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए थे, चाहे वो पैसे के हैं, फ्रेंड्स के हैं, कनेक्शंस के हैं, वो काम कर दिया आपके लिए आयरमा एनर्जी फील्ड में। तो आप ये समझ के चले कि अगर आप एक अच्छा खासा आइडिया सोच पा रहे हैं और उस पर काम करने के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आपने लिया है, तो आपके घर का या आपका, आपकी सेल्फ का भूधर जो एनर्जी फील्ड है ना, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, वो एक्टिवेटेड है। जो सोच ही नहीं पा रहा या सिर्फ सोच के खुश है, उस पर एक्शन ही नहीं ले पा रहा ना कोई, तो उसकी सेल्फ में भी, उसके घर में भी उसका भूधर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। आप बिना घर देखे भी आप बता दोगे कि आपके यहाँ पे डिस्टरबेंस मिलेगी मिलेगी। अब आइडियाज तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, किसी के पास में करना भी चाहते हैं, लेकिन कनेक्शन ही नहीं मिल रहे। कोई सोच रहा है कि मैं कंपनी का लोगो डिजाइन करवा लूं, किससे करवाऊं पता नहीं, है ना, मैं एक ऑफिस ओपन कर लूं, कहाँ ओपन करूं पता नहीं, कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी फेसिंग मेरे लिए अच्छी होगी, किससे पूछूं। अगर उसके पास ये कनेक्शन ही नहीं आ पा रहे ना, लोग ही नहीं मिल रहे उसको, तो उसका 100% अयरमा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, उसकी खुद की सेल्फ में भी। क्योंकि पहले उसने क्या किया होगा, पिछले जन्मों में वो इतना सेल्फिश रहा होगा, उसने किसी भी इंसान की हेल्प करी ही नहीं। इस वजह से उसको इस जन्म में क्या मिल रहा है कि लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे, है ना। नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। तो अयरमा एनर्जी फील्ड उसका डिस्टर्ब है, जिसके कनेक्शंस नहीं है, जो अकेला है, जिसके फ्रेंड्स नहीं है, या काम कोई नहीं आता, कहने को बहुत है, काम क्या कोई भी नहीं। और उसका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जिसके पास ये ब्लेसिंग है कि उसको अपने आप जैसे ही सोचा, उसी तरह से रिसोर्सेज अपने आप जनरेट हो गए, चाहे वो इंसान के तौर पे आए, है ना, किसी भी सेंस में आए, उसके पास एनर्जी अपने आप रिसोर्सेज को लेके पहुंच जाएगी। अब एक इंसान है, अगर हम थोड़ा फैक्ट्री की टर्म में बात करें, तो उसने एक आइडिया सोचा, उसके पास रिसोर्सेज जनरेट हुए, और उसने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री या कोई शॉप ओपन कर ली। इतना काम किसका है, भूधर और आयरमा एनर्जी फील्ड का। अब बात है कि उसमें काम कैसे स्टार्ट हो, कुछ चेंज कैसे आए उसकी लाइफ में। ये काम कौन करेंगे, विवस्वान। साउथ फेस है ब्रह्मा जी का, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। प्रोसेस किसकी है, जो आपने स्टार्ट की थी ना, एक आइडिया सोचा था कि मेरी लाइफ में ये हो, मैं ये शॉप ओपन करूं, मैं ये फैक्ट्री ओपन करूं, है ना, उसकी मैनिफेस्टेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब वो यहाँ से उसका एक्चुअल रूप देखना स्टार्ट करेंगे कि कुछ होना स्टार्ट हुआ है। ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा और माइंड को रिलैक्सेशन देगा। इंसान ने कुछ सोचा, उसने कुछ स्टार्ट कर लिया, अब उसका माइंड रिलैक्स्ड है, कंटेंटेड है कि हाँ, मैंने जो चाहा, जो सोचा, एटलीस्ट उसकी बिगिनिंग हो गई। अब उसमें प्रॉफिट होगा या गेन होगा, वो आगे की कहानी है, वो मित्र एनर्जी फील्ड देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट इतना सुकून है कि मैंने जो चाहा वो मैंने स्टार्ट कर लिया, वर्किंग कंडीशन में वो चीज आ गई है। जिसकी यहीं पे दिक्कत आ जाए कि शॉप ओपन करी, 1 मंथ 2 मंथ में ही मन हुआ कि इसको बंद कर दो, ये तो लॉस में चली गई, इसका मतलब या तो उसके अंदर उसकी नीयत में कहीं खोट था, या उसके घर में जो विवस्वान एनर्जी फील्ड है ये डिस्टर्ब है। पीछे तो दो एनर्जी ने सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ के नहीं किया, तो उसका काम चला ही नहीं। रिजल्ट क्या है इस प्रोसेस का, इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस यू रिसीव्ड ए माइंड ब्लोइंग आइडिया फ्रॉम भूधर एनर्जी। आपने आइडिया तो वहां से रिसीव कर लिया, देन विद द हेल्प ऑफ आयरमा एनर्जी टुक द फर्स्ट स्टेप टू वर्क फॉर इट बाय बिल्डिंग कनेक्शंस। आपने वैसे कनेक्शंस ढूंढे, आपको लोग मिले, और आपका आइडिया एक वर्किंग कंडीशन में आया। ये आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा कि मैंने कुछ सोचा और वो चीज स्टार्ट हो गई। जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा कि अब हमें एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए, मैरिज को, जो भी उन्होंने सोचा था कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स हो गए हैं, या ये एज ग्रुप आ गया, अब हमें एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। ये जो आइडिया देने का काम है ना, वो भूधर का है, उसकी ब्लेसिंग है कि वो एक आइडिया देगा। अब उसके लिए उनको जो चीज चाहिए है, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर की चाहिए, कि डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए, डॉक्टर कौन होगा, कहाँ से होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कौन करेगा, वो अयरमा करेगा। हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी, ये एनर्जी आपके लिए हमेशा रेडी है काम करने के लिए। बस आपको इनकी समझ होनी चाहिए। आपको चाहे डॉक्टर चाहिए हो, चाहे कोई इक्विपमेंट चाहिए हो, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, अयरमा ने दे दिए। अब बच्चा कंसीव हुआ, ये ब्लेसिंग कहाँ से आएगी, ये काम करेंगे विवस्वान। आपकी शॉप वर्किंग कंडीशन में आएगी, ये काम विवस्वान करेंगे। आपने जो भी काम सोचा था उसका काम स्टार्ट हो गया। जैसे फैक्ट्री में मशीन लग गई, लोग मिले, वर्कर्स आ गए,
अब मशीन स्टार्ट होने की प्रोसेस जो है वो विवस्वान की। तो जब स्टार्ट होगी तो देखिए, जब अपना मकान भी कोई बनाना स्टार्ट करता है ना, तो जब स्टेप बाय स्टेप उसको देखता है ना, उस देखने में इतना प्लेजर मिलता है उसको कि आज डीपीसी डल गई, अब पिलर खड़े हुए हैं, अब ये दीवार यहाँ तक पहुंची है। उसको देखने में इतनी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि अपने बच्चे को जैसे बड़े होते देखना या अपने मकान को बनते देखना, बहुत सेटिस्फेक्शन वो जनरेट होता है इंसान को वहां से। एज ए रिजल्ट क्या होगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, आप कंटेंटेड फील करेंगे कि मैंने जो सोचा, मेरे पास रिसोर्सेज आए और वो मेरा काम स्टार्ट हुआ। अब जब स्टार्ट होगा तो ये उसको अपलिफ्टमेंट देगा और इंसान को नेम और फेम देना स्टार्ट करेगा, उस एरिया में वो एक्सेल करना स्टार्ट करेगा। और आपको धीरे धीरे ये एनर्जी फील्ड एक ब्रांड लेवल तक ले जा सकता है। अकेला नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर आपको नॉलेज और बाकी एनर्जीज को भी आप एक्टिवेट करके रखेंगे अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ में वैसे चेंजेस ले आएंगे जैसा ये एनर्जी चाहती है, तो ब्रांड बनने की पूरी उम्मीद आपकी क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर एक पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेशन है, मतलब पीछे से जो चीज यहाँ आ गई ना, उसको आगे प्रोसेस कर देने का काम इनका है। अगर पीछे से कुछ आया ही नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते हैं ना कि आप एक कदम रखो, मैं 10 कदम रखने को तैयार हूँ। ये वो वाली एनर्जी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेशन देगी ये एनर्जी फील्ड, रिस्पॉन्सिबल है अगर आपको वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेके आनी है या एक बहुत बड़ा चेंज लेके आना है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम एक छोटी सी क्लोथ की शॉप ओपन करके ही सेटिस्फाई हो जाए, या हम चाहें कि हम एक कपड़े का ऐसा ब्रांड लॉन्च कर दें जो बाकी ब्रांड को जाके टक्कर दे दे, कॉम्पिटिशन दे दे, एक बड़ा चेंज ले आए लोगों की लाइफ में। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, टाटा कंपनी के जो मालिक रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है, रिसेंटली वो दुनिया से चले गए, रतन टाटा जी। बहुत लोग हैं जो उनको एडमायर करते हैं, है ना। जब इंडियन मार्केट में सब कुछ प्रॉफिट पे चल रहा है, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा चाहा है जो एक आम इंसान को भी मिल जाए, थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। तो उन्होंने एक ये जो आजकल मॉल्स का जो कल्चर है ना, कपड़े खरीदने के लिए बड़े बड़े मॉल्स, ये लॉन्च किया। जेड पे कुछ नाम है उसका, जूडियो ऐसा कुछ करके नाम है। तो उसमें क्या है कि अफोर्डेबल प्राइसेस में कपड़े अवेलेबल हैं, फैशनेबल ड्रेसेस, उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा प्राइस रेंज पे नहीं खेल सकते, उनको फैशन भी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते। तो ये जो चेंज चाहते हैं ना कि एक इंसान के पास फैशन भी हो और थोड़ा सा कम पैसे में भी हो, ये अगर रेवोल्यूशन, ये चेंज आप लेके आना चाहते हैं तो ये एनर्जी फील्ड बहुत काम करे। जब हम वापस डिटेल में जाएंगे ना, अभी तो हम सारे ही वास्तुमंडल को सिर्फ 4 एनर्जी की नजर से देख रहे हैं। 4 से ये 8 में डिवाइड होंगे, 8 से फिर 16 में डिवाइड, 16 का मतलब 32 में डिवाइड होंगे। तो इनके फंक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। तो जब पूरा विवस्वान के अंदर, तो आप मान के चलो 6 पद हैं, तो बीच के 6 देवता भी आएंगे फिर। तो ये रेवोल्यूशन ला सकते हैं कब, जब आपका अप्रोच लाइफ में ये होगा कि मुझे औरों के लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। जब तक आप सेल्फिश होकर सोचते रहोगे ना कि मेरा मेरा भला हो जाए और मैं ब्रांड बन जाऊं, ब्रांड कभी भी कोई इंसान सिर्फ अपनी वजह से नहीं बनता, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। और एक अप्रोच क्या होती है कि मैंने सोसाइटी को कुछ देना है, कुछ लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना है। चेंज तो आएगा, जैसे ही चेंज आएगा उसका बाई प्रोडक्ट है कि आपका नाम, आपका फेम अपने आप बढ़ जाएगा। एक तरीका है कि मेरा मेरा भला हो, और एक है कि दूसरों का भला हो। तो जब आप दूसरों के भले की तरफ चलेंगे, आपका भला तो अपने आप ही हो जाएगा। जब एक इंसान सुबह उठ के बोलता है ना कि हे परमात्मा तू सबका भला कर, तो उस समय वो खुद भी आ जाता है। और अगर वो ये कहता है ना कि हे परमात्मा सबका भला कर लेकिन सबसे पहले मेरा कर, वही चूक जाता है, वही इंटेंशन खराब हो जाती है उसकी। तो ये काम है विवस्वान एनर्जी फील्ड का। और अगर इसको डेप्थ में देखें अभी, तो बहुत कुछ है जिस पे बात हो सकती है। विवस्वान एनर्जी फील्ड डायरेक्टली लिंक्ड है अपने नेक्स्ट जो रोल है वर्मा जी का उनसे, मित्रा एनर्जी फील्ड से। क्या कनेक्शन इनका? मित्रा वेस्ट फेस है वर्मा जी का। अब आप लिंक करते चलेंगे जो हमने वास्तु की फाउंडेशन में सीखा है, जो बोलते हैं ना सब कि वेस्ट से डिजायर फुलफिल होगी, वेस्ट को देखो, वेस्ट की फेसिंग करो, यहीं पे सेविंग्स है, यहीं पे एजुकेशन है। वर्मा जी का वेस्ट फेस है, एक ही एनर्जी की फोर्थ डायमेंशन है। ये रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल गेन्स एंड प्रॉफिट के लिए। आपकी किसी भी तरह की गेन या प्रॉफिट है, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा आपको मिले, ये अश्योरेंस कौन देगा आपको? मित्रा एनर्जी फील्ड। मान लीजिए एक इंसान ने अपनी एक शॉप ओपन करी, 5 लैक्स उसने लिए, वो इन्वेस्ट कर दिए। अब वो 5 लैक्स ही कमा पाएगा पूरी एक 1 ईयर में, या जो भी उसका टेन्योर है?
या वो उसके डबल ट्रिपल तक जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? मित्रा एनर्जी फील्ड। पीछे के सारे कनेक्टेड होंगे। अगर भूधर ना होते तो आइडिया ही ना आता, अगर अयरमा फील्ड एक्टिवेट ना होता तो लोग ही ना मिलते, रिसोर्सेज ना मिलते, जमीन ही ना मिलती, शॉप ही ना मिलती कोई। अगर विवस्वान एक्टिवेट ना होते तो उस शॉप में काम ही स्टार्ट ना होता, फैक्ट्री में मशीन ही स्टार्ट नहीं होती। अब मशीन स्टार्ट हुई है, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो अब उस प्रोडक्शन से आपको गेन और प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये मित्रा एनर्जी फील्ड देखे। बच्चा प्लान करना है, आइडिया आया, प्लान करने के लिए रिसोर्सेज मिलने थे, वो मिले, बच्चा कंसीव हुआ विवस्वान तक। अब वो बच्चा बड़ा होके पैदा हो पाएगा कि नहीं पैदा हो पाएगा, दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन देखेगा? मित्रा एनर्जी फील्ड देखेगा। अगर ये आपका बैलेंस्ड है तो नो डाउट आप एक कदम चलेंगे तो 10 कदम आपको आगे अपने आप प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर कहीं नियत में खोट है या घर में खोट है, कहीं भी दोष है कोई, तो प्रॉफिट गेन्स बहुत ही कम होंगे। उसी पैसे में खेलते रह जाएं कि 5 लाख इन्वेस्ट किए 6 ही लाख कमा पाए, इतना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे साल में जो 5 लाख उठाए तुम्हारे। इट इज पावर ऑफ स्टिमुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपके सप्लीमेंट्स हैं, जैसे बॉडी में हम सप्लीमेंट देते हैं कि विटामिन डी की अगर कमी है तो हम सप्लीमेंट लेते हैं, वो बढ़ जाता है। तो ये आपके घर में और आपकी सेल्फ में स्टिमुलेशन का या सप्लीमेंट का काम करेगा कि आप खाना तो खा ही रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स भी खाना स्टार्ट कर दो। कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा आपको, आप अकेले नहीं पहुंच सकते कभी भी प्रॉफिट गेन्स तक, आपको किसी ना किसी से जुड़ना पड़ेगा। इट इज एन एबिलिटी टू बाइंड द वर्ल्ड टुगेदर। आपको अपनी सारी चीजें एक साथ लेके आनी पड़ेंगी। बिखरा हुआ इंसान और बिखरी हुई कोई भी बिजनेस या कोई भी लाइफ की अप्रोच कभी काम नहीं करती, उसमें एक साथ आना पड़ता है चीजों को लेकर। बिखरे हुए इंसान का मतलब है कि वो चाह रहा है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, यहाँ से भी प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से भी। जब तक एक जगह को अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं करोगे ना, तब तक आप ना तो ब्रांड बन सकते, ना वहां से प्रॉफिट गेन्स आ सकते। एक जगह से स्टार्ट हो चुके हैं, आप स्टेबल हो गए हो, अब आप नेक्स्ट स्टार्ट करो। जब नेक्स्ट एस्टेब्लिश हो गया फिर थर्ड पे जाओ। इट कीप्स क्वालिटी इन लाइफ एंड मेंटेन्स ए लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी। जो आपको मिला है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपके पास रहेगा। ये भी अश्योरेंस कौन देंगे? आपका मित्रा एनर्जी फील्ड। अगर पैसा आया और वापस चला गया तो मित्रा एनर्जी फील्ड आपका कहीं ना कहीं वीक है। प्रॉफिट तो हुए लेकिन वो दूसरे तरीके से वापस लॉस में चले गए, तो आपका मित्रा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। बच्चा हुआ, कंसीव हुआ, ठीक हुआ, लेकिन 5-6 मंथ में जो मेच्योरिटी की स्टेज में आया ना, तब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बाई चांस पैर फिसल के गिर गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, बच्चा आया हुआ लाइफ से वापस चला गया, तो मित्रा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है। जॉब लगी, जॉब ज्वाइन करी, 1 ईयर का था, किस क्या बोलते हैं 1 ईयर में उसको, प्रोबेशन पीरियड। उसी में पता नहीं क्या दिक्कत हुई, डॉक्यूमेंट्स में कमी निकल आई, कुछ हुआ, और विद इन 6 मंथ या जो भी एक टाइम रहा उसमें जॉब को रिजाइन करना पड़ा या सस्पेंड कर दिया गया। क्या वीक है आपका? मित्रा एनर्जी फील्ड। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग प्रॉफिट इन बिजनेस। इट रिवॉर्ड्स योर एवरी एक्शन एंड पेज यू वेल एज पर योर कर्मा। ये एनर्जी फील्ड कैसे काम करेगा कि ये आपको प्रॉफिट देने के लिए रेडी है, लेकिन बदले में इसको आपसे क्या चाहिए? एक तो कंसिस्टेंसी, कि आप अपना एक्शन जरूर परफॉर्म करते चलो। ये ना हो कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था और एकदम से लगा कि मैं तो हो गया बिजनेसमैन, तो अब जो मेरे टीम है वो संभालेगी, मैं काम करना बंद कर दूंगा, वो कमाए, वो मुझे प्रॉफिट देती है। आपको खुद भी एक्शन में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा लगातार। और कब आपको देगा ये? एज पर योर कर्मा। जो बोलते हैं ना कि वेस्ट में अपनी विश लिख दो, लगा दो और आपकी वो डिजायर फुलफिल हो जाएगी, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी किसी भी कर्म को रिवॉर्डलेस नहीं जाने देगा। हर छोटे से छोटे कर्म का जो भी आप करेंगे आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन अगर कर्म ही नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं। अगर किसी ने घर बनाना और वेस्ट में अच्छी सी सुंदर घर की पेंटिंग लगा दी और ये मांग रहे कि बस अब तो मेरा 1 ईयर के अंदर घर अपने आप बन जाएगा, वेस्ट की एनर्जी मुझे सपोर्ट करेगी, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। इफ दिस एनर्जी इज डिस्टर्ब्ड, आर एक्शंस आर वेस्टेड एंड फ्रूटलेस। अगर डिस्टर्ब्ड है तो इंसान कर्म ही कर्म करता रह जाएगा, हार्डवर्क पे हार्डवर्क होगा, लेकिन गेन है ही नहीं। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर दिया ये सोच के कि मुझे इसके बदले गेन मिलेगा, और उसका पैसा डूब गया। जिस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने थे वो और भी कम हो गए जितने में उसने खरीदी थी, सारे एफर्ट फ्रूटलेस उसके। किसी ने एक प्रोडक्ट बनाया, आइडिया आया, उधर से काम स्टार्ट हुआ, आयरमा एनर्जी फील्ड ने उसको रिसोर्सेज दिए,
उसकी मशीन लगी, काम स्टार्ट हुआ, पता चला जैसे ही प्रॉफिट आना था गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वो प्रोडक्ट, नहीं आएगा इंडियन मार्केट में, फ्रूटलेस चले गए। अब ऐसा नहीं कि उस अकेले के वास्तु दोष की वजह से ही पूरी मार्केट क्रैश कर जाएगी, है ना, लेकिन लॉस जरूर होगा उसको। इट रिजल्ट्स इन मोर एफर्ट्स एंड लेस गेन, ये की पॉइंट है। जहां भी लाइफ में ये लगे ना कि एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ रहे हैं, गेन बहुत ही कम है, आपका मित्रा एनर्जी फील्ड या तो डिस्टर्ब है या एटलीस्ट वीक जरूर है वो। इट ऑल्सो डिलेज द डिजायर्ड प्रॉफिट, या आपको सिम्टम क्या दिखेंगे, जो आप चाह रहे हैं ना वो चीज डिले होती जा रही है, मना भी नहीं हो रही, वो उम्मीद भी है लेकिन डिले होता जा रहा है ना। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जब आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जहां मित्रा एनर्जी फील्ड है वहीं पे सैटर्न भी है, शनि देव भी। डिले देना उनका काम है, उनका नेचुरल एट्रीब्यूट है। घर के दादाजी हैं वो, जिनको अगर कहोगे कि मुझे साइकिल चाहिए तो कहेंगे दिलाएंगे बेटा दिलाएंगे, 1 महीना रुक जाओ। जैसे 1 महीना कहेंगे रुक जाओ, भी 2 महीने रुक जाओ। हाँ बस फैक्ट्री में अभी साइकिल बननी स्टार्ट हुई है ना, इस कलर की अभी बनेगी। वो ऐसे करते करते 6 महीने लगा देंगे। और जब लगेगा ना कि बच्चा बिल्कुल जमीन में लेट के रोने लगे, आज तो साइकिल लेके ही मानेगा, तब साइकिल आएगी। लेकिन आएगी जरूर, ये अश्योर्ड है। कर्म किया है तो फल जरूर मिलेगा। द पावर ऑफ इंस्पिरेशन और एक्शन है ये। जितना इंसान को प्रॉफिट मिलेगा ना, उसको और इंस्पिरेशन आएगी, फिर तो और करता हूँ, है ना। जब इतना करके इतना मिला है तो और इन्वेस्ट कर देता हूँ, और एक्शन परफॉर्म करने का ही मन करेगा तो इंसान और ज्यादा हार्डवर्क करेगा। दिस एनर्जी प्रोवाइड सपोर्ट एंड लीड्स टू एक्सपेंशन। आप जो भी करोगे उसको सपोर्ट मिलेगी और आप धीरे धीरे एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। एक शॉप ओपन करी, सक्सेसफुल रही, अब आप दूसरा आउटलेट ओपन कर दोगे, फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट कर दोगे उसकी। ये काम देगा आपका मित्र एनर्जी फील्ड। और क्या क्या है जो आपके लिए जानना जरूरी है इसके बारे में। इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वरुण देव के साथ। मित्रा एंड वरुण, W5 पे वरुण देव का पद आता है, जब उन पे पहुंचेंगे तो दोबारा से इसका जिक्र करेंगे। मित्रा और वरुण एक साथ काम करते हैं। अगर किसी का वरुण एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो मित्रा भी काम नहीं करेगा, और अगर मित्रा डिस्टर्ब है तो वरुण देव नहीं दे पाएंगे जो उनको देना। स्ट्रोंगली लिंक्ड है, दोनों की दोनों असुर एनर्जी है, इसीलिए ये मेटलिस्टिक चीजें देने के लिए बाध्य है, देना पड़ेगा इनको, इन्हीं के पास है ये। देवता आपको क्या देंगे, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। असुर आपको क्या देंगे, मेटलिस्टिक गेन्स। संसार में अगर जीना है तो फिर हम असुरी एनर्जी की सपोर्ट लेके जी पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहिए है तो वही दे पाएंगे। इंसान के अंदर ग्रीड लेके आना ना, किसी चीज की ग्रीड, और उसको फुलफिल करना, ये असुरों का काम। देवता एनर्जी क्या करेगी, वो तो आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देगी, वो तो डिटैचमेंट देगी। जब इंसान को ये लगने लगे कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही हूँ, या मेरे इष्ट हैं जिसको मैं, जिसमें मेरा मन है, जिनकी मैं भक्ति करना चाहता हूँ या करनी चाहता हूँ, और धीरे धीरे उसको लगे कि संसार में कोई मजा ही नहीं है, मजा तो भक्ति में है, मजा तो राधा बन के है, जो कृष्ण की रात दिन पूजा करे, चाहे कृष्ण मिले या ना मिले। मजा तो उनकी बांसुरी बनने में है, कि जब उनका मन करे वो बजाए, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ना कोई कंडीशन, और जैसे वो बजाएंगे वैसे बजने को रेडी हूँ। तो देवता तो आपको लेके जाएंगे इसकी तरफ, डिटैचमेंट की तरफ, कि आप संसार में सुख ना देखो, है ना, आप अपनी अपलिफ्टमेंट में सुख देखो, कि मुझे इस संसार से बाहर निकलना है, मुझे अपनी आत्मा को और प्योर और इनोसेंट और क्लींस करके जाना है इस जन्म के अंदर। मित्रा एनर्जी फील्ड को अगर किसी को स्ट्रोंग करना, किसी का वीक है, सिर्फ डिस्टर्ब्ड नहीं है, सिर्फ वीक है, तो एक कमाल की रेमेडी है जो इनकी जो कॉस्मिक पोजीशन है उसी से निकलती है। सूर्य यहाँ पे अस्त होते हैं, अयरमा जिस साइड है वहां से वो सूर्य उदय होता है, और जहाँ पे मित्रा एनर्जी फील्ड है यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट में आके वो सनसेट होता है उनका। तो अगर कोई यहाँ पे सूर्य मतलब सनराइज से पहले, अराउंड मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त जब होता है ना 4 से 5 बजे के बीच का, या 5 से 6, जब तक सूर्य का राइज ना हुआ हो, तब अगर कोई यहाँ पे घी का एक दीपक जलाता है तो मित्रा एनर्जी फील्ड अगर वीक है तो स्ट्रोंग हो जाते हैं इनको। क्योंकि सूर्य को अस्त होना ना यहाँ पे, इनको चाहिए सूर्य जब निकलेगा उससे पहले यहाँ पे सूर्य को एक्टिवेट कर दिया जाए। बड़ी स्ट्रोंग रेमेडी है, बड़े अच्छे से काम करती है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कब काम करेगी, जब वहां पे कोई दोष नहीं होगा, सिर्फ वीक होगी एनर्जी, है ना। दोष होता है कि टॉयलेट लगा हुआ ऑलरेडी, या कट है वहां पे, तब ये काम शायद ना करे। लेकिन अगर घर में वेस्ट में कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये सिम्टम्स हैं,
कि मोर एफर्ट्स है, लेस गेन है, डिजायर्ड प्रॉफिट डिले होता जा रहा है, घर के अंदर झांक के देख रहे वहां कुछ नहीं दिख रहा। तो आपकी एनर्जी वीक है, किस वजह से है वो एक बड़े एडवांस लेवल पे पता चलता है कि फिर भी वीक क्यों है। पहले उस जमीन में ऐसा कुछ रहा है कि उस एनर्जी लेवल पे वो जमीन ही वीक थी, या कुछ चीज पहले चलती रही इतने सालों तक अब नहीं है। सिर्फ फिलहाल मान लीजिए आपने एक मकान खरीदा है किसी का जो ऑलरेडी बना बनाया मकान था, कंस्ट्रक्टेड। अब जब आप आए तब उसके अंदर क्या कि वहां पे कोई टॉयलेट कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आपको मकान मिला है उससे पहले यहाँ पे क्या चीज थी। हो सकता है किसी ने 10 साल तक वहीं पे टॉयलेट चलाया हो, फिर उसको पता चला हो कि ये तो बड़ा नुकसान की चीज है, उसने रिमूव कर दिया। आप जब आए तब वहां पे कोई दोष नहीं है, बट पहले का कोई हो। तो अगर वीक है इस रेमेडी से, और बहुत सस्ती रेमेडी है, श्रद्धा के साथ आप करेंगे तो आप अपने मित्रा एनर्जी फील्ड को अपलिफ्ट कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है कि इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है ना सवितुर एनर्जी के साथ भी है। जब सवितुर पे आएंगे तब भी दोबारा जिक्र करेंगे। सवितुर जो एनर्जी है वो साउथ ईस्ट में होती है। आप जो 8 एनर्जी फील्ड्स डेवलप होंगे उनमें से एक है, उनसे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दोनों ही का अच्छा खासा एक रोल है। सन की जो रोटेशन है ना अपने चारों तरफ, सन भी अपने चारों तरफ घूमते हैं, हालांकि किसी प्लेनेट की परिक्रमा नहीं करते वो, लेकिन अपने चारों तरफ वो भी घूमते हैं। तो इनका पूरा अथॉरिटी है सन के ऊपर कि सन का कौन सा मूवमेंट किस टाइम पे कहाँ एक्टिवेट होगा, क्या देगा। और इनको जो काम मिला है ना मित्रा को, इनका जैसे नाम है कि मित्र है, ये सबके मित्र हैं, तो पूरी जो क्रिएशन है उसका ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। कि कोई भी अगर एक कदम चलेगा तो आपको 10 कदम उसके लिए चलना पड़ेगा, बाध्य है इस चीज के लिए ये। तो पूरी क्रिएशन का, पूरे मैनकाइंड जितनी भी स्पीसीज हम सबका मित्र है, फ्रेंड है, हर तरह से साथ देना पड़ेगा इनको। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटीज है ना 45 देवताओं में से ब्रह्मा जी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से एक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटीज मित्रा एनर्जी फील्ड है। इनका काम है ऑर्डर क्रिएट करना, लाइफ में स्टेबिलिटी देना, और अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर देना। इंसान को अपनी गलती समझ आ जाए कि मेरे से गलती यहाँ होंगी, है ना। एक बड़ी की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, अपने आप को गलत भी कोई सही इंसान ही कह सकता है। अपने आप को गलत कोई सही इंसान ही कह सकता है जिसके अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन पावर है ना कि वो अपने आप को ऑब्जर्व करके ये बता दे कि हाँ यहाँ पे मैं गलत हूँ, वो बहुत सही इंसान है। ये ऑब्जर्वेशन पावर आपको मित्रा एनर्जी फील्ड देगा। और तीन इनके बड़े वर्च्यूज हैं, ये कि ऑर्डर देना है इनको, लाइफ में ऑर्डर हो, डिसऑर्डर ना हो, स्टेबिलिटी रहे ओवरऑल हर चीज में, चाहे आपकी मैरिज है, रिलेशनशिप्स है, आपका बिजनेस है, जॉब है, सब में। और आपके अंदर एक खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन पावर देना। दोनों की दोनों असुर एनर्जी है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। सन के ऊपर इनका पूरा राज है, सन कैसे जाएंगे, उनकी एनर्जी कब क्या देगी क्या नहीं देगी। तो शॉर्ट में ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर ये जोन डिस्टर्ब्ड है तो ये हर तरफ डिसऑर्डर क्रिएट कर देगा, आपकी रिलेशनशिप में डिसऑर्डर होंगे, और वननेस खत्म कर देगा आपकी लाइफ में। जोन आप खुद से ही डिवाइडेड हो जाएंगे, बिखरे हुए हो जाएंगे, जैसे आप अपने ही दोस्त ना रहे। इनको शास्त्रों में कॉस्मिक प्रीस्ट भी कहा गया है ना। पूरे देवी देवताओं में अगर कोई अ, उनका प्रीस्ट है, कोई पंडित कह सकते हो इस सेंस में, जो गाइड कर सके उनको, जहां जब कोई गलत हो तो वो गाइड कर दे कि आप यहाँ पे गलत है, वो रोल इनको दिया गया है मित्रा एनर्जी फील्ड को। चलिए, आई थिंक काफी डिस्कशन हो गई इनके ऊपर में। कुछ की पॉइंट्स हम याद रख लें। भूधर जो एनर्जी है उनका काम है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करना। आपके मन में एक डिजायर क्रिएट हो, एक ड्रीम आए कि मैंने, कोई थॉट आए कि मैं ये करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। बहुत लोगों को आप देखेंगे क्लैरिटी ही नहीं है, वो आके पूछते कि मैं क्या करियर चूज करूँ, क्या एज है, 25, क्या पढ़ लिया, कहते ग्रेजुएशन कर ली, किस सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी में, इंटरेस्ट था, कहते नहीं, क्यों करी, दोस्तों ने करवा दी, फैमिली ने करवा दी। उनको कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि लाइफ में चाहिए क्या, उनको करना क्या है। तो भूधर एनर्जी फील्ड घर में या फिर उनकी सेल्फ में, क्योंकि जब आप किसी को एक स्टेप लेने नहीं दोगे ना, पहले ही ऑब्स्टेकल खड़ा कर दोगे, तो आपने अपनी लाइफ में कांटे बो चुके हो आप। अगर पिछले जन्मों में कर्म ऐसे रहे कि जब किसी ने कुछ अच्छा करना चाहा, मान लीजिए दो परिवार का रिश्ता जुड़ रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आपने आके क्या कहा कि जी लड़के में, लड़की में तो ये कमी है,
आउट ऑफ जेलेसी, मजा लेने के लिए, और वो रिश्ता टूट गया। आपने कांटे बो दिए ना किसी के रिश्ते में, अब आपके में होंगे ये, पहला स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। आयरमा जो है ये सूर्य देव के सारथी हैं। आयरमा, बहुत जगह इनका बार बार जिक्र सुनेगा आप। जो हमने एक इमेज दिखाई ना कि सूर्य देव का अपना एक रथ है, 7 उनके पास 7 हॉर्सेस हैं, तो उन हॉर्सेस को जो चलाते हैं वो अयरमा है। यानी कि सूर्य की जो भी पावर हम तक आती है, वो पावर को गाइड ये करेंगे कैसे पहुंचेगी हम तक। वो सपोर्ट देगी या वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देगी, कोई वीकनेस देगी शरीर के अंदर देगी, चाहे विटामिन डी की कमी क्यों ना दे वो, या वो सपोर्ट देगी, ये डिसाइड करेगी। जैसे कृष्ण जब सारथी बने थे अर्जुन के, तो अर्जुन ने जो भी अचीव किया वो सारा क्रेडिट किसको था, क्योंकि पहले कृष्ण खड़े थे। एक भी तीर, एक भी बाण, कुछ भी उन तक कोई आर्ग्यूमेंट भी आ रहा था ना, तो पहले कृष्ण थे कि पहले मैं बैठा हूँ, मैं बताऊंगा कहाँ तुम्हें क्या करना है। तो हमें अपनी लाइफ में जो भी सपोर्ट चाहिए होती है कि हम ये काम करें, तो किसकी एडवाइस से करें, किसकी सजेशन से करें, वो सारा काम हायर माइनर एनर्जी फील्ड का है। विवस्वान जो है ये, इट लेट्स योर सोशल कनेक्टिविटी रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग यू स्ट्रेंथ एंड गिव्स यू नेम एंड फेम। लोग तो बहुत हैं लाइफ में, कहते भी बहुत है कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन रियल में करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं पता, है ना। मुझे आ रहा है मजा डिटेल में पढ़ाने में, तो मैं डिटेल में जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ क्विकली। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ। तो हमारी 4-5 जो जनरेशन है जो मुझे याद है, वो सब खेती करते थे जमीन में। अच्छी खासी जमीन है, जमींदार बड़े हैं, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में थे। मेरी डेस्टिनी ऐसी हुई कि मैं 12th के बाद पढ़ पाया। मेरे ब्रदर भी 12th के बाद आर्मी में चले गए थे, फादर भी 10th तक थे, कर रखी थी उन्होंने। हालांकि अगर मुझे इतना उन्होंने पढ़ाया है तो वो मेरे से तो ज्यादा पढ़े होंगे, अगर उनके डिसीजन अच्छे रहे हैं तो। बट अगर डिग्री के लेवल पे कहा जाए तो वो 10th क्लास पास थे। अब जब मैंने एमए इंग्लिश करी, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि अगर एमए में फर्स्ट डिवीजन आ जाए, यानी कि 60% मार्क्स आ जाए, तो बस आके मुझे बता देना, जॉब की गारंटी मेरी। बड़ी अच्छी बात है, सामने से कोई आके कह रहा है। फॉर्चुनेटली आ गई और फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा आई। तो जब मैंने उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी ना, वो अवेलेबल ही नहीं थे। क्या वीक हो गया? विवस्वान। लोग तो हैं बट काम कोई नहीं आ रहा। अब एक जो फ्रेंड था ना, उसकी स्पोकन स्किल्स बड़ी अच्छी थी, इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता था वो कि मतलब टीचर्स को भी कॉम्प्लेक्स दे दे। लेकिन जैसे ही उसने एमए इंग्लिश कंप्लीट करी, उसका इंटरेस्ट कहीं और चला गया और वो अदर फील्ड्स में इन्वॉल्व हो गया, है ना, ट्रैक नहीं मिल पाया उसको। एक बार मुझे मिला, अपने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसको अवॉइड किया कि ठीक है, दो लोग बैठे हैं अपनी पर्सनल बातें करते होंगे, मैं जा रहा हूँ साइड से। उसने रोका जानबूझ के, और इम्प्रेशन मारने के चक्कर में अपनी फीमेल फ्रेंड के सामने मेरे से पूछता है कि और बताओ आजकल क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नेट क्लियर हो गया मेरा, तो जॉब के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें कहता तेरा और नेट क्लियर हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अभी हो गया, कर ली मैंने तैयारी। कहता अच्छा, फिर तो नेट हो गया तो फिर तो पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो तो तुझे कोई देगा नहीं, बिना लिंक के तो होता नहीं। तो मैंने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ फिलहाल। अब उसके जो लुक्स थे ना वो चेंज हो गए। जो उसका था ना कि मैं इसके मजे लूंगा, वो चेंज हो गए। और जो उसकी फीमेल फ्रेंड जिसके सामने उसने इंप्रेशन बनाना था, वो थोड़ा थोड़ा हंसना स्टार्ट कर चुकी थी। फिर वो कहता अच्छा पीएचडी में तेरा एडमिशन होगा भी, अच्छी है, फिर तो बढ़िया प्रोग्रेस करी तुमने लाइफ में, और फिर जॉब वगैरह के लिए कोई हेल्प चाहिए तो बता दियो। तो मैंने कहा कि मैं पिछले 3 साल से जॉब पे भी हूँ। अब उसने कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। तो मुझे लगा राइट टाइम है मैं चला जाऊं, मैं चला गया वहां से। तो आपकी लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि जब इस चीज की जरूरत हो ना मुझे बताना। जब आपको जरूरत होगी वो बोलेंगे ही नहीं, फोन ही नहीं उठाएंगे। ये क्या है कि ये विवस्वान है ना, वो वीक है। लोग तो बहुत सारे हैं, साथ देने को कोई नहीं है। और अगर स्ट्रोंग है तो आपके पास खुद आएंगे लोग सामने से कि आपको ये हेल्प चाहिए। आपको होगी कि आपको कैसे पता चला, कहते बस मेरा मन किया, मैं आपसे कनेक्ट हो गई। और वो आके खुद आपके लिए खुद काम करेंगे, बिना कहे कि मेरा मन है आपके लिए काम करने का। उनके अंदर इच्छा होगी कि वो आपको सपोर्ट करे। ये आपके गुड कर्मास हैं या कोई परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग्स है वो नहीं पता, लेकिन आपका विवस्वान एनर्जी फील्ड अच्छा है। जैसे ही आपने सोचा रिसोर्सेज आ गई और आपका काम स्टार्ट हो गया। मित्र एनर्जी फील्ड क्या करेगा, मेक श्योर दैट योर फ्रेंड्स सपोर्ट यू। मित्र कहने के लिए मित्र नहीं है, वो सच में सपोर्ट करेंगे।
और उनके थ्रू आप अर्न कर पाएंगे गेन्स और प्रॉफिट। यहाँ एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि जो भी इस प्रोसेस तक पहुंच जाए, कि उसकी सेल्फ में, उसके घर में भूधर एनर्जी ने साथ दिया, आयरमा ने साथ दिया, विवस्वान ने उनको आगे फॉरवर्ड किया, और मित्रा ने उनको गेन्स एंड प्रॉफिट दिए। कभी भी अपने अंदर ये मत लेके आओ कि मैंने इतना कमा लिया। ये सब इन्वॉल्व, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, वो सारे लोग, आपके साथ काम करने वाली आपकी टीम, क्रेडिट उन सब का है। जब क्रेडिट लेने की बारी आए तो आप सबसे पीछे खड़े हैं। जब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े ना, तब आप सबसे पहले खड़े हैं कि मैं हूं, मेरे को बता। मशीन रुक गई ना काम करते हुए, मुझे बताओ, मैं बुलाता हूँ ठीक करवाने। तब टीम पे मत चिल्लाओ कि तुम्हारी कोई कमी रही होगी। ये चीज है जो वापस आपको मित्रा एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर दे। लोग क्या करते हैं जनरली, क्रेडिट लेना है तो सबसे पहले मैं, कमी निकल आई तो किसी दूसरे की है, दूसरे पे डाल दो कि इसका काम था, इसने क्यों नहीं किया है। जब भी आप गेन्स एंड प्रॉफिट कमाएंगे ना, आप इसको शेयर करें। कहीं भी चाहे छोटी सी डोनेशन स्टार्ट करें, चाहे अपनी मंथली सैलरी में से सिर्फ 100 रुपीज निकालें, लेकिन निकाले जरूर। कहीं भी जहाँ जहाँ आपको लगे ना कि ये कोई जेन्युइन है, कोई एनजीओ है, कोई आश्रम है, कोई गौशाला है, कुछ भी, वहां पे उस प्रॉफिट में से डोनेशन जरूर करें। क्योंकि नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। आपने जितना भी दिया होगा ना, आपके 100 रुपीज आपके पास 10,000 मन के वापिस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने रख लिया अपनी तिजोरी में रख के कि बस मेरा है, किसी को नहीं दूंगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर उतना का उतना तो रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा और नहीं बढ़ेगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट चीज की तरफ। अब जब वर्मा जी आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड है, इसका मतलब आपको हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ये साइन है कि आपका वर्मा एनर्जी फील्ड फुल्ली एक्टिवेटेड है, फुल्ली सपोर्ट करता है आपको। यानी कि आप किसी भी चीज को क्रिएट करने में, अच्छी हेल्थ को भी क्रिएट करने में आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके चारों एनर्जी फील्ड जो बड़े एनर्जी फील्ड्स हैं, बाकी सब इन्हीं के अंडर आएंगे, लेकिन अलग अलग माइन्यूट लेवल पर उनकी डिवीजन होती चली जाएगी। तो 9 पद पे खुद ब्रह्मा जी विराजमान है आपके, जिसको ब्रह्म बिंदु बोलते हैं हम, अपना नाभि कह लो या घर का ब्रह्म स्थान। फिर 4 फेसिस पे पूरा घर या पूरी हमारी सेल्फ गवर्न हो गई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपकी 2 एनर्जी हैं जो एक्टिवेट होती हैं, एक का नाम है आपा, एक है आपावस्था। साउथ ईस्ट की तरफ सविता और सवितुर, साउथ वेस्ट की तरफ इंद्रा और जया, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ रुद्रा एंड राजलक्ष्मी। इन 8 के बाद फिर आगे 32 हैं जो पहुंचे। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको जनरली फ्री की जो यूट्यूब वीडियोस होंगी या सोशल मीडिया पे जो रील्स आती हैं, या इवन जो बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट ट्यूटर्स हैं वास्तु के, वो आपको इनके बारे में नहीं बताएंगे। आपको ये कह देंगे कि नॉर्थ ईस्ट में चेक करो। अरे नॉर्थ ईस्ट में कहाँ चेक करें और क्या चेक करें? आपको ये चेक करने होते हैं जब भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए। आपा और आपावस्था। चलिए थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं इनके बारे में। आपा का मतलब है वाटर बेस्ड एनर्जी, शुद्ध पानी का स्रोत है ये आपका। आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको देने हैं, आपके घर के अंदर आपा। वत्सा क्या, वत्स को आप जानते हैं कि वत्स का मतलब होता है उसका बच्चा, उसका बेटा, या वो जो उसके लिए काम करता है। आपा जो आपको आइडिया देंगे, उस आइडिया को एक्शन में लेके आना किसका काम है? आपा वत्स का। आपा सिर्फ आइडिया क्रिएट करेंगे, करेंगे नहीं है, करने वाले कौन है? आपा वत्स, जो इनके वत्स हैं, इनके एक काइंड ऑफ जूनियर इन रैंक कह सकते हो कि जूनियर है वो। इस एनर्जी को अथर्ववेद के अंदर बताया गया कि एक देवता है जो आपकी एलिमेंट्स और फियर को कंट्रोल करते हैं। इनके पास बहुत स्ट्रोंग एनर्जी है कि आपके पास, आपके बॉडी में, आपके घर में या आपके प्रोफेशन में कोई भी डिसीज अगर आने वाली है, कोई भी इम्बैलेंस आने वाला है, तो अगर ये आपका बहुत स्ट्रोंग है तो आने से पहले ही आपको उसका आभास हो जाएगा कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ चीजें बिगड़ सकती हैं। अगर आपके मन में डर ज्यादा है कि पता नहीं क्या होगा, इवन बेसलेस फियर्स भी अगर है कि बेस भी नहीं फिर भी डर लग रहा है कि पता नहीं 2025 8 पे लाइन हो रहा है तो इस साल क्या होगा ना। लोग बता रहे कि महाभारत के टाइम पे जो योग बने थे बिल्कुल वही योग बने हुए हैं। मार्च में आप देखेंगे हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उनमें से 6 प्लैनेट्स 8th जो राशि है उसके अंदर मिलेंगे, वहां पे ट्रांजिट करेंगे।
तो पता नहीं कितना कुछ बुरा हो सकता है, या वर्ल्ड वॉर हो जाए दोबारा से। जो होगा वो होगा, उसके पहले भी क्यों डर के बैठे हैं? या आपको खासकर हेल्थ से रिलेटेड अगर फियर्स है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, हे भगवान कुछ भी करना मुझे कैंसर से बचा लेना, तो आपका आपा एनर्जी फील्ड जो है ना वो वीक है। डिस्टर्ब तो नहीं है वो वीक है। वो आपको हेल्थ से रिलेटेड अननेसेसरी फियर्स दे रहा है वो। लेकिन अगर ये स्ट्रोंग है तो आपके पहली बात तो फियर्स नहीं होंगे, आप ये मान के चलेंगे कि मेरे पास बीमारी आएगी क्यों, बीमार ही क्यों हूं मैं, इतनी बड़ी बीमारी क्यों आए। दूसरी चीज क्या होगी कि अगर बीमारी आ भी गई तो आपा एनर्जी फील्ड अगर स्ट्रोंग है तो क्या करेंगे, बहुत क्विकली आपकी बीमारी को डायग्नोज करवा देंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको ये बता देगा जी ये दो टेस्ट कराओ और आपको ये वाली बीमारी है, ये इन्फेक्शन है, ये डिसीज है। अब डॉक्टर का ट्रीटमेंट काम करेगा कि नहीं? डॉक्टर तो मिल गया, उसने डायग्नोज भी कर दिया। अब उसका ट्रीटमेंट आपकी बीमारी को क्योर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये काम किसका है? आपावत्सा का। मेडिसिन काम करेगी कि नहीं करेगी ये डिटरमाइन करेंगे आपावत्सा एनर्जी। इनके पास पावर है, एक इंसान को रिलीज कर सकते हैं ये किसी भी तरह की बेड़ियों से, चाहे वो बीमारी की हो, इन्फेक्शन की हो, डिजीज की हो। आपा एनर्जी फील्ड आपको बंधन से मुक्त करा सकते हैं। अब बंधन किसी भी चीज का हो, बीमारी बहुत बड़ा बंधन है। जब फीवर आए और 2-4 दिन तक रुक जाए तो इंसान ही सोचता पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा। तो इनके पास ये पावर है कि स्ट्रेंथन कर सकते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, इतना स्ट्रेंथन की बड़ी बीमारी हो ही ना। लेकिन अगर वीक है तो आप इम्यूनिटी वीक मिलेगी, आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे। और अगर साथ में आपावत्सा भी वीक है तो इन्फेक्शंस भी होंगे, ना डायग्नोज होंगे और ना डॉक्टर का ट्रीटमेंट काम करेगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, इतने डॉक्टर्स को ट्राई कर चुके हैं लेकिन ना तो बीमारी पकड़ में आई ना उसका ट्रीटमेंट मिल पाया उनका। आप स्ट्रेट अवे बिना घर देखे आप ये बता देंगे कि ये दोनों एनर्जी फील्ड या तो ये डिस्टर्ब मिलेंगे, अगर डिस्टर्ब नहीं है तो वीक है। वीक मतलब जहां पे लोडिंग नहीं होनी चाहिए वो लोडिंग क्रिएट करके बैठे हैं, शू रैक लगा के बैठे हैं। टॉयलेट तो नहीं मिल सकता, जरूरी नहीं हर घर में टॉयलेट ही होगा या किचन ही होगी, छोटे छोटे दोस्त भी मिल जाएंगे यहाँ पे। इस पे बहुत ज्यादा लोडिंग करके बैठे हैं, या डस्टबिन है, शू रैक है, या किसी भी तरह से क्लटर कर रखा है उस एरिया में। तो इनकी डिस्टरबेंस क्या करेगी, सबसे बड़ा सिम्टम देगी कि बीमारी होगी उस घर में, बीमारी डायग्नोज नहीं होगी। और अगर डायग्नोज हो भी गई, डॉक्टर मिल भी गया और आपावत्सा भी साथ में, दोनों एक साथ अगर डिस्टर्ब है तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट ही काम नहीं करेगा। मेडिसिन पे मेडिसिन चलती रहेंगी, सुबह शाम दवाइयां खाएंगे, लेकिन आराम कोई नहीं होगा। इस एनर्जी में ये पावर है कि ये डिजीज को क्योर कर सकती है और लाइफ का स्पैन बढ़ा सकती है, उम्र बढ़ा सकती है। और आगे बताऊंगा खासियत क्या है कि क्यों इतनी पावर इन दोनों के पास में। ये ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में जो भी विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर आप विजनरी नहीं है, आप अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे मुझे लाइफ में क्या करना है, या आपकी आईज के विजन में दिक्कत है। विजन दोनों तरह का है, या तो आप बाई नेचर विजनरी नहीं है, आपको डिपेंड रहना पड़ता है हमेशा दूसरे पे कि मैं लाइफ में अब क्या करूं, इस सिचुएशन में क्या करूं, हर बार आपको दूसरे की कंसल्टेशन की नीड पड़ती है, तो भी आपके ये एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं वीक है। या आपको आईज से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड विजन की अगर दिक्कत है तो आपका आपा और आपावत्सा ये दोनों डिटरमिन करेंगे कि आपकी आईज की जो प्रॉब्लम है वो पहले डायग्नोज होगी कि नहीं, कि आपको कैटरेक्ट है, आपको किस तरह की डिजीज आईज में। और अगर है तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलकर ट्रीटमेंट होगा कि नहीं, और ट्रीटमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा। ये पावर इनके पास है। लास्ट और सबसे अच्छा इनके पास क्या पावर है, ये ना इंसान को किसी भी सिचुएशन में सस्टेन करने की एबिलिटी देते हैं। जैसे एक इंसान की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कैसी भी बीमारी आ जाए वो उससे भी लड़ जाएगा। लोग कैंसर से भी जीत के वापस आते हैं, है ना, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज से भी वापस ठीक हो जाते हैं वो। बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए लेकिन फिर भी वो फाइट बैक कर लेते हैं कि कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, फिर नई बिगनिंग कर लेंगे। जब पहले एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, हम ही तो थे खड़ा करने वाले, फिर से खड़ा कर देंगे। हमारा होना जरूरी है। ये आपको फाइट बैक करने की रेजिलियंस की पावर भी देती है। कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सुना इस वर्ड, कोविड के टाइम पे, कि रेजिलियंस। आपको रेजिलियंट होना पड़ेगा, सामने से मुसीबत आएगी लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड ढाल बन के खड़े होंगे कि कोई नहीं, इससे भी लड़ लेंगे। तो जो हम बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ चलती रहनी चाहिए, रुकेगी नहीं किसी के लिए। और लाइफ हैज टू बी मेड पॉसिबल।
बुरे से बुरा टाइम आ जाए फिर भी हम दोबारा से एक नई बिगनिंग कर पाए, वो फाइट बैक करने की पावर भी आपको आपा और आपावत्साई देते हैं। ये प्राण शक्ति का काम करते हैं आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, कि आपकी जो प्राण शक्ति है ना, जो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि आप चाहेंगे तो भी उससे दूर नहीं हो सकते। एक बड़े प्यारे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, मैं क्रेडिट देता हूँ सदगुरु को, जो वासुदेव जग्गी के नाम से सदगुरु जी हैं, उनको, कि ये वहां से मैंने सीखा था, उनके विचार है, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरे नहीं। मैं उसी चीज के लिए क्रेडिट लूंगा जो मेरा है, दूसरे का तो मैं बता दूंगा कि उनका है। एक बार उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक इंसान का सुसाइड करने का मन करता है तो कैसे रोके अपने आप को, तो उन्होंने बड़े ब्यूटीफुली कहा कि ठीक है, जब मन करे ना कि आज बिल्कुल मन हो गया, आप रोक ही नहीं पा रहे, सुसाइड करनी ही करनी है, तो एक काम करो, कहीं भी लटकने से पहले, है ना, कोई भी अपनी वेन काटने से पहले काम करो, अपनी नाक को बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, और कहो कि मुझे सांस लेनी ही नहीं है, मुझे मरना है, और फिर वेट करो। क्या होगा, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट, उसके बाद ना अंदर की जो प्राण शक्ति है वो ये कहेगी कि टू हेल्प विद योर डिसीजन, मुझे तो जीना है, मुझे तो सांस लेनी है, तुम्हें मरना तुम मरो, मुझे तो जीना है। तो अंदर की जो प्राण शक्ति है ना, उसमें इतनी पावर है कि जहां पे ना मिट्टी है ना पानी है, वहां पे पीपल का पेड़ निकल आएगा। जो इंसान बिल्कुल डेथ बेड पे, उसके कान में जाके पूछो, दादाजी दादी जी दुनिया से जाने का मन है, कहेंगे नहीं, बस थोड़ा टाइम और रुक जाऊंगा। डेथ विश आएगी ही नहीं। वो प्राण शक्ति कहाँ से आएगी, ये आपा और आपावस्था, जो दो अश्वनी कुमार है ना, जो हमने जब 33 देवी देवता लिए थे, कहीं ना कहीं इनका लिंक उन दो अश्वनी कुमार से है जो हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक बार किसी की फैमिली में एक कोई 50 की एज के आसपास थे, बाई चांस उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हुई। कहानी है लेकिन बहुत कुछ समझाती है वो। तो उनको यमराज के पास जाना पड़ा, यमलोक में पहुंच गए। अब थे वो बड़े अड़ियल, तो यमराज से जाके आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ये कोई बात हुई, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सिम्टम नहीं दिया, ऐसे कैसे मार दिया। अरे मेरे तो बेटे की शादी थी 2 महीने के बाद में, मेरे बिना कौन प्लान करेगा, तो कुछ भी करो मुझे नहीं पता, मुझे तो वापस भेजो। वो दिखा रहे कि देखो आपकी बॉडी को लोग ले गए, उसका अंतिम क्रिया कर दी, अब आपका शरीर नहीं बचा है, मैं किस में वापस लौटाऊं। तो कहते तुम तो यमराज हो, तुम्हारे पास तो सारी पावर है, कुछ भी करो मुझे नहीं पता। वो अड़ गए इस बात पे कि मैं तो वापस जाऊंगा। अब यमराज को कोई ना कोई क्लोज ढूंढना पड़ा। तो वो क्या देख रहे हैं कि उनके घर के अंदर ही जो वो कैटल रखते थे, जो पशु रखते थे, उसमें एक भैंस है, बेफेलो, जिसके बच्चा होना है, कंसीव कर रखा है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है वो। तो बोले देखो एक ही ऑप्शन है मेरे पास लास्ट, अगर दोबारा से शरीर चाहिए तो इसका बच्चा बन के जाना पड़ेगा। तो भैंस का जो बच्चा मेल होता है, कटड़ा बोलते हैं उसको यहाँ पे, तो वो बन के जा सकते हो, बताओ। तो सोच के कहते कि चलो यमलोक में रहने से तो अच्छा अपनी फैमिली के साथ उस रूप में रह लूंगा। तो बोलते कि ठीक है, एग्री करता हूँ। ठीक है, भैंस के किसी ना किसी आत्मा ने तो जन्म लेना था उस रूप में, उस योनि में, उनका जन्म हुआ। अब उनको तो है याद, बाकी परिवार को पता नहीं। तो वो तो जब परिवार का कोई अपना बेटा दिखे, कोई भाई दिखे, वो बड़े खुश हों, खूब चिल्ला चिल्ला के बोले उनको, अब लैंग्वेज किसी को समझ ना आए। तो खूब खुश हुए वो। अब उनकी भी कोई एज थी, 1 साल जिए, 2 साल जिए ना, एनिमल्स की ज्यादा लाइफ नहीं होती थी। अब उस कटड़े के रूप में भी एक दिन उसकी डेथ हो गई। अब वो तो आते फिर लड़ना स्टार्ट की, ये क्या मतलब, बेटे की शादी शादी हुई थी, पोते का मुंह तो देखा ही नहीं मैंने, है ना, अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं देखी, पोती नहीं देखी, पोता नहीं देखा। तो बस एक विश हो रहा है कि एक बार मैं अपने पोते का या पोती का चेहरा देख लूं, नेक्स्ट जनरेशन को देख लूं, कि मेरे लिए आगे कोई श्राद्ध तर्पण करने के लिए कोई आया है कि नहीं आया है, फिर आप वापस बुला लेना। अब यमराज हैरान परेशान कि क्या करूं इस इंसान का, मानने को तैयार नहीं। ये हमारी अटैचमेंट को भी शो करता है कि हम जिस परिवार में हैं, हम इतने अटैच्ड हैं कि कुछ भी करके हम चाह रहे हैं कि उन्हीं लोगों के बीच फिर से आ जाए। अब क्या क्लोज निकला कि और कुछ नहीं है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में कहीं कुछ नहीं है। जब बच्चा जो था वो पैदा हो गया, होता हो गया, लेकिन वो ऊपर से देख रहे, कहते नहीं मैंने तो पास जाना है, एक बार मिलना है। अब वो देख रहे कि उनके घर के किसी हिस्से में एक कोई स्नेक है, फीमेल स्नेक वो रहती हैं, वो प्रेग्नेंट है, उसके थ्रू जा सकते हैं उस परिवार में, और कोई तरीका नहीं है। तो कहते ये ऑप्शन है, बताओ क्या करना है। सोच के कहते कि जब कुछ भी नहीं तो यही सही। तो एक बेबी स्नेक बन के वो पैदा हो गए। अब पूरी फैमिली जो थी वो क्या करती, वो अपना घर का काम किया, अपने एग्रीकल्चर लोग थे, खेतों में चले गए, वहां पे जाके वो अपना काम करते। घर में पीछे से कौन रहता, उस बच्चे की मदर, यानी कि इनके
बेटे की जो वाइफ थी वो, और इनका घर का जो पोता था वो। अब ये तो निकलते बाहर जब अकेला दिखता, खूब उसको देखते, वो इनको देखता, खेलते उसके साथ में। किसी पड़ोसी ने देखा कि कोई स्नेक है और बच्चे के पास आता है, तो उसने तो आते ही बता दिया फिर, किसी ऐसे ऐसे है एक स्नेक आता है, लेकिन वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता, अब आप देख लेना। अब घर वालों ने करी प्लानिंग कि किस टाइम, बोला इस टाइम के आसपास निकलता है इस बिल में से, तो कहते हैं आज देखते हैं। तो एक दो बार गया, वो तो निकले बाहर पोते को देखने के लिए, और सारे परिवार ने क्या किया, लेके एक अच्छा डंडा लाठी और उसको मार दिया। अब यमराज के जब पास वापस गए ऐसी हालत में, उन्होंने पूछा कि बताओ दादाजी, वापस जाना कहता नहीं, अब मेरा मुंह भंग हो गया है। जब मेरे ही बच्चों ने मेरे ही पोते के पास ले जाके मुझे मार दिया, इस बुरी हालत में इतने बुरे से ट्रीट किया, तो मैं किसके लिए वापस लौटूंगा। तो ये दिखा रहा कि हमारी एक लेवल पे आके अटैचमेंट खत्म हो जाती है परिवार से। इसीलिए जो क्रिया बनाई गई है ना, उसके रूल्स है अपने, कि जैसे ही बॉडी से आत्मा अलग होगी, तभी जितना भी उसकी चीजें हैं सारी लेके उसको, सबसे पहले उसकी बॉडी को जो है ना, वो डिस्पोज ऑफ करेंगे कि शरीर से उसकी अटैचमेंट खत्म हो, वापिस ना लौटे इसमें वो। फिर 3 दिन के बाद में, क्योंकि देखो पंच तत्व हमने पढ़े हैं, 5 बिग एलिमेंट्स, तो शरीर मिट्टी का मानते हैं हम, क्योंकि मतलब मिट्टी से जो निकलता है, जो अन्न निकलता है, उससे हमारा शरीर बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फायर में उसको जलाया गया, फायर में मिक्स हो गया वो, अर्थ में टच हुआ तो अर्थ के अंदर है, और अर्थ क्रिएट भी हो गई कि जब शरीर जल जाएगा तो राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राख एक फॉर्म है अर्थ की। अब जब धुआं बन के ऊपर जाएगा तो वो स्पेस में भी मिल गया, एयर में भी मिल गया। एक एलिमेंट ऐसा बच जाता जिसमें हम नहीं मिल पाते। तो 3 दिन के बाद में जो भी उनके लास्ट रिबेन्स बचते हैं ना, उसको एक कलश में लेके, और फिर जो भी नदी आसपास है, जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी को मानते हैं, वहां जाके उनके जो लास्ट रिमेन्स है उसको पानी के अंदर प्रवाहित कर देते हैं। तो पांचों एलिमेंट में वापिस उनको वापिस सौंप दिया जाता है कि अब ये वापिस आने का तरीका खत्म। फिर अराउंड 12 डेज या 13 डेज तक वो एक टाइम है जिसमें सब आएंगे, एक ही बात को इतनी बार रिपीट करेंगे कि जो बचे हैं ना फैमिली में वो फेडअप हो जाएं, कि भाई हो गया जो हो गया, क्या हुआ था, कब हुआ था, कितने बीमार थे, इतनी बार रिपीट होगा कि इंसान ने कहेगा कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब हम फेडअप हो गए। अब उनके जो भी कपड़े हैं कुछ हैं वो सब डोनेट कर दिए जाएंगे। घर में मैक्सिमम अगर होगी तो उनकी कोई पुरानी फोटो होगी जिसपे एक हार टांग देंगे। फिर उसके 1 महीने के बाद का कुछ रिचुअल है, 6 मंथ का है, और लास्ट है 1 ईयर का, ताकि अगर किसी आत्मा की अटैचमेंट बची भी हो ना, तो वो धीरे धीरे करके रिचुअल से बिल्कुल अलग हो जाए। और अगर वो किसी बीच की स्टेज पे अटकी भी है, जहां से उसको अब मान लो पितरलोक में है, नहीं अगला नेक्स्ट बर्थ मिल पा रहा, तो कम से कम वहां वो पीसफुली जी पाए। तो इसलिए ये सारे रिचुअल्स बनाए गए हैं। या तो बहुत ही कोई पवित्र आत्मा हो, या बहुत ही कोई बुरी आत्मा हो, वही है जिसकी अटैचमेंट इसके बाद भी रह सकती है, 1 ईयर के बाद, वो तो फिर सालों साल चल सकती है। जिसका बदला अधूरा रहेगा तो पता नहीं कितने साल वेट कर ले, या जिसका कुछ ब्लेसिंग देनी रह गई वो कितने साल वेट कर ले। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये इतनी स्ट्रोंगली हमारी लाइफ में है, हमारे ही आसपास है। बस इतना है कि हमें नॉलेज नहीं है इन चीजों की। जिन्होंने इनको पढ़ लिया, या जो ये अपने आप ब्लेसिंग दे दी जिनको, वो बैठे बैठे आंख बंद करके सारी चीजें देख के बता देंगे कि इस फैमिली में ये है, इतने पितृहीन घर में ये डिस्टर्ब्ड है, ये नहीं है, यहाँ चीज अटकी पड़ी है। तो वो अपनी सेल्फ पे जिन्होंने काम किया, अपना इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग किया है, वो इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। हम अभी कहाँ हैं, हम तो एक बिगिनिंग की स्टेज पे हैं। अपने घर का वास्तु या अपनी सेल्फ का वास्तु देख रहे हैं, वहां पे ये एनर्जी कितना काम करेंगे। तो इनकी सबसे बड़ी पावर क्या है कि ये कभी हमें लाइफ में टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी मन क्या कहेगा कि लाइफ हैज टू बी मेड पॉसिबल, द शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी करके फिर कुछ अच्छा कर लेंगे लाइफ में। अगर बॉडी के लेवल पे देखेंगे हम, क्योंकि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि आपा ने तो डिटेक्ट करना है सिर्फ, जो देना हो तो आपा वत्सा ने देना है। तो ये वास्तु पुरुष के गले का एरिया है, थ्रोट एरिया। तो अगर ये डिस्टर्ब होंगे ना, इजीएस्ट वे है इनको फाइंड करने का, उस इंसान का बार बार गला खराब हो, उसको ड्राई कफ या ड्राई थ्रोट की दिक्कत आएगी, टोन्सिल्स बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे उसको। तो आप घर में ना जाना पड़े, उस इंसान की हेल्थ देख के बता दोगे कि उसकी क्या एनर्जी जो डिस्टर्ब है। पूरे थ्रोट एरिया को रूल करते हैं आपावत्सा। ज्यादातर इनके 3 ही सिम्टम दिखते हैं, या तो बार बार गला सूखता होगा,
ड्राई कफ रहेगी, या फिर टॉन्सिल्स ज्यादा होंगे। ये इनकी हेल्थ की तरफ से जो डिस्कशन थी वो। अब देखते हैं कि इसकी ब्यूटी क्या क्या है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये आपा और आपावत्सा। जब आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, अगर हमारे पास है तो, या अलग से आपको दिखाता हूं इनका कनेक्शन। 1 मिनट आप देंगे, यहां से देखते हैं। कनेक्शन देखिए कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। आपा और आपावत्सा सबसे पहले कनेक्टेड है खुद ब्रह्मा जी से, अल्टीमेट जो सोर्स है एनर्जी का, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद ये अयरमा से भी कनेक्टेड है, ये भूधर से भी कनेक्टेड है। तो ये आपकी आगे पूरे सूर्य लोक की जो एनर्जी है, जो भी सूर्य का एट्रीब्यूट है हर तरह का, आप सूर्य लोक से अटैच्ड है। आप किससे अटैच्ड है? वैकुंठ धाम से, जो श्री हरि का या विष्णु भगवान का धाम है, नॉर्थ वाला। जो इमेज मैंने आपको बार बार शो की है, जहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी हैं, शेषनाग है ना, वो वाला एरिया। उसके बाद ये किससे कनेक्टेड है? शिखी से, शिव भगवान से, जो शिखर है हर चीज का, टॉप मोस्ट है वो। उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है, अल्टीमेट एनर्जी है वो, शिवा। उससे कनेक्टेड है ये। उसके बाद ये कनेक्टेड है द्वितीय एनर्जी से। द्वितीय एनर्जी कौन है? जो असुरों की मदर है, बहुत पावर्स उनके पास भी। ये कनेक्टेड है अदिति से भी, जो देवताओं की माँ है, इनके पास अपने लेवल की पावर्स है। ये कनेक्टेड है पर्जन्या से। जब पर्जन्या पे आएंगे आप देखेंगे कि ये, जिसको बोल देते थे ना कि अच्छा ये आ गया आपका N8 और E1, और पर्जन्या कहाँ है आपके? E1 में है शायद। E1 E2 ये आपका है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ दिक्कत होगी तो क्या होगा? आपके घर में एंटरटेनमेंट नहीं होगी, फन की कमी हो जाएगी, है ना, रिक्रिएशन नहीं करोगे, हॉलीडेज पे नहीं जाओगे। जब आप देवता के लेवल पे देखोगे तो आप देखोगे कितनी बड़ी चीजें मिस हो जाती हैं, अगर इनको सिर्फ ये मान ले कि एंटरटेनमेंट का जोन है। पर्जन्या जो है ये प्रजनन के कारक है। घर में अगर कोई भी संतति होगी, कोई भी बच्चा पैदा होगा, इनके बिना नहीं हो सकता। नेचर में पेड़ों पे फूल आएंगे, फूलों से फल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये डिसाइड होती है इस एनर्जी से। पशुओं हैं, कैटल्स हैं, उनका बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करें। तो इस पे अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे जब आएंगे, जिस दिन इसका नंबर मिलेगा अपना। जयंत जो है वो खुद इंद्रदेव के बेटे हैं। तो आपके अयरमा है जो प्राण शक्ति के ओशन है। पर्जन्या है जो शावर है ग्रेस का, बारिश है आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की। जयंत खुद इंद्रदेव के बेटे हैं, तो इंद्र खुद क्या है आगे? महेंद्र खुद है। ये खुद अल्टीमेट सोर्स है अर्थ के ऊपर बारिश का, वाटर का। तो ये लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में है आपा और आपावत्सा। इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट इसलिए बार बार हो रहा है कि इस जगह की डिस्टरबेंस हम ह्यूमंस अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी डीप तक भी ये चीजें हैं जिनको नॉर्मली बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को बचा के रखो, बस वहां पे नहीं होना चाहिए। और लोग इतने इनोसेंट हैं, सब जान के वो क्या कहते जी, टॉयलेट है, कोई रेमेडी बता दो नॉर्थ ईस्ट की, कि कोई रेमेडी करके काम चल जाए। अब आप बताओ, यहाँ पे कोई रेमेडी करके कोई क्या बचा लेगा? यहाँ पे किचन चल रही है, उसके नीचे कोई स्टोन लगा दे, उस स्टोन से क्या फर्क पड़ेगा? वो अपनी लाइफ की इतनी एनर्जीज को डिस्टर्ब करके बैठा है कि अगर लाइफ मिली भी ना उसको आगे चलने के लिए, तो लाइफ किसी काम की नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग क्रोनिक डिजीज है, लाइफ टाइम मेडिसिन खाते हैं, तो वो जी तो रहे हैं, पर जीने का कोई मजा तो नहीं है ना। बस इतना कि लाइफ को आगे बढ़ा लिया है, स्पैन बढ़ गया, पर लाइफ में कुछ भी नहीं है लाइफ जैसा। ये जो दोनों एनर्जी है ना, आपा और आपावत्सा, ये इस अर्थ के ऊपर और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वाटर एक्टिविटी है, बोलते हैं ना 70% पार्ट अर्थ का भी वाटर है। हमारी बॉडी में भी जो 70% पार्ट है, वो क्या है? लिक्विड कंटेंट है। पानी तो नहीं है, लेकिन लिक्विड कंटेंट है, जिसमें ब्लड भी आ गया, हमारा पानी भी आ गया। तो कोई भी वाटर बॉडी जो है इस प्लेनेट के ऊपर या हमारे शरीर में, उसको टोटली रूल करते हैं आपा और आपावत से। ये डिवाइन वाटर है गंगा नदी का। गंगा नदी तो फिजिकली देखते हैं हम, है ना, लेकिन हमारे शरीर में जो गंगा का काम है ना, वो ये है। और डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? शिखी से। शिखी क्या है? फायर। तो फायर के पास ये इतना पवित्र जल है, जो लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ सकता है, अच्छी हेल्थ दे सकता है, अच्छी इम्यूनिटी दे सकता है। और क्या एट्रीब्यूट्स हैं इनकी? होलिस्टिक जो एक हेल्थ होती है ना, चाहे वो किसी की फैक्ट्री की हो, किसी की लाइफ की हो, किसी की बॉडी की हो, किसी
भी चीज की आपकी एक होलिस्टिक जो हेल्थ है, उस इम्यूनिटी को ये गवर्न करते हैं। बाकी सारी चीजें हो और ये ना हो, ये मिस हो, तो सब कुछ होके भी कोई फायदा नहीं है। वो लाइफ जीने लायक नहीं है फिर। पैसा कमा लोगे लेकिन पैसा खुद के काम नहीं आएगा। अगर मित्रा से बाकी आगे से पैसा कमा के, प्रॉफिट कमा के वापिस आके अगर डॉक्टर्स को ही देना पड़ गया वो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है ना। 1 करोड़ का बिजनेस करके और अगर उसमें से 50 करोड़ एक साल में हेल्थ पे ही खर्च करने पड़ गए, तो वो कोई फायदा नहीं उस पैसे का। चलिए, आई थिंक कि बहुत बातें हो गई है, मेरा गला सूख गया बोलते बोलते। तो आज यहीं रुकते हैं। कल नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे हम, शिखी से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आज की क्लास के बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम हर दिन एटलीस्ट 4 देवता कवर करते चले, सो दैट कि हमारे 7, 8 या 10 क्लासेस में हम सारा कवर कर लें, 45 देवताओं को कवर कर लेंगे। जी, तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। सर आपने विवस्वान के ना वो नहीं बताया कुछ भी, जैसे स्टोन या कुछ भी, जैसे आपने कल लिखवाए थे ना उनके। मैंने इसलिए नहीं बताया कि फिर ना लोग पजल हो रखे, मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि कौन सा डाले, मत डालो, मैं मना करता हूँ कि मत डालो। ओके। तो सर जैसे आपने यहाँ पे घी का दीपक बताया हम्म। मित्र पे, हम्म। और यहाँ के लिए कोई भी नहीं है रेमेडी? वो बाद में बात करेंगे हम। तो बाद में करेंगे, बहुत रेमेडीज है। ओके ओके सर। ये तो वो है ना जो सबसे इजीएस्ट है और कोई भी कर सकता है। जिसको भी सिम्टम दिख रहे हैं ना कि मेरे यहाँ पे सिम्टम्स है, ये फ्रीक्वेंट सिम्टम्स है, किसी को भी बता दो उसका हाथ देख के कि देखो आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपको मिलता नहीं है, कहेगा हाँ यही है मेरे साथ। आप लेबर ज्यादा करते हो, प्रॉफिट नहीं है लाइफ में, कहेगा हाँ सबके साथ है ये। क्योंकि हेल्पिंग नेचर नहीं है ना हमारा। आप हम्म। अगर थोड़ा बहुत भी अपडेटेड हो, रिसर्च में हो, तो आपको पता होगा कि दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री का है? जापान का। स्विट्जरलैंड, भूटान। जापान का। सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन भी उन लोगों का है। वहां एक एवरेज इंसान की जो लाइफ है वो अराउंड 80 to 100 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जापान की सोसाइटी इतना ज्यादा कोऑपरेटिव है एक दूसरे को लेकर। वो वेट करते कि मुझे कब मौका मिले इसकी हेल्प करने का। हमारा कल्चर उल्टा है, यहाँ तो ये कि खुद हेल्प चाहिए तो क्यों नहीं है दूसरा मेरे सामने, मुझे करनी पड़े तो वही भगवान बचाए, मुझे तो, मैं तो बहुत बिजी। इंडिया में हर इंसान, मतलब मैं अपने कंट्री की बुराई नहीं कर रहा, बट एक कल्चर का एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि हर इंसान जल्दी में है और कोई टाइम पे नहीं पहुंचता। करेक्ट। क्यों? क्योंकि सबको मेरा मेरा है, मेरा हो जाए बस। इसलिए मित्र नहीं बन पाते हम किसी के। जिस दिन मित्र बन जाएंगे ना, जैसे कृष्ण सुदामा के मित्र बने थे, अगर आप बोलो तो मैं आपको अच्छे से समझाऊं ये चीज। सर प्लीज सर समझाओ। मतलब क्लास में आप मानो तो इंटरेस्ट ही इन्हीं सब चीजों से आ रहा है, स्टोरीज की वजह से समझ में आ रहा है, मतलब फिर अदरवाइज मित्रा सीधा सीधा मित्रा को लेक्चर तो समझते हैं समझ ही अच्छे नहीं से, आता। है ना। मित्रा को समझते हैं। आप सबने कहानी जरूर सुनी होगी, पर कुछ अलग एंगल आपको बताऊंगा। जब कृष्ण भगवान उज्जैन के अंदर अपने गुरु के आश्रम में थे, तो उनके जब जा रहे थे ना रास्ते में, सांदीपनि के आश्रम में वो गए थे, उन्होंने शिक्षा दी थी कृष्ण जी को। तो रास्ते में उनको एक गड्ढे से आवाज आई कि कोई है, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। तो उन्होंने देखा कौन है ये। तो देखा कि अरे ये तो इनके आसपास रहने वाला ही कोई है। निकाला बाहर तो कहते, अरे तुम सुदामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहा मैं गड्ढे में गिर गया था। तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोला हम तो भाई एजुकेशन लेने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एडमिशन हुआ हमारा तो आश्रम में। कहता है तुम भी चलो। तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरी फैमिली के पास, या जो भी उस टाइम पे देना होता होगा गुरु के लिए, पैसे ना सही, कि या वो मुझे कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे शिष्य के तौर पे। तो बोले कोई नहीं, मेरे साथ चलो। तो कहता देखो अगर मित्रता करते हो तो मैं साथ चलूं परिवार को छोड़ के, नहीं तो नहीं। तो कृष्ण कहते देख, एक बार मित्र कह दिया ना तो फिर कह दिया, निभाऊंगा, चलो मेरे साथ। उसको ले गए, साथ में उनकी एजुकेशन होती है। एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है इनकी लाइफ का, कि गुरुजी इनको बोलते कि जाओ सूखी लकड़ियां लेके आओ, और पेड़ से लकड़ी तोड़नी नहीं है, जो टूट के नीचे गिर चुकी है सिर्फ वो उठानी है। ये एथिक्स होता था उस टाइम का, कि आप किसी पेड़ को तोड़ोगे नहीं, उसकी लकड़ी को, जो टूट के नीचे बिखर गई वो। या फिर अगर नीड है तो पेड़ के ऊपर चढ़ो, उस लकड़ी को तोड़ोगे जो ऑलरेडी सूखने की कगार पे, जो सूख चुकी है, ग्रीन को नहीं तोड़ोगे। तो मौसम खराब था इसलिए कहा कि जल्दी से लकड़ियां ले आओ, अगर बारिश आई तो अगले कई दिनों तक लकड़ियां नहीं मिल पाएंगी। कौन जाएगा? तो कृष्ण को भेजा और सुदामा को भेज दिया।
अब गुरु माता ने कहा कि देखो बच्चों, तुम्हें भूख लग सकती है, टाइम लगेगा, तो एक काम करो, ये कुछ खाना ले जाओ। क्या दिया उनको? एक पोटली में चने दे दिए, ये चने ले जाओ, ये खा लेना, ठीक है। अब सुदामा थोड़े कमजोर शरीर के थे, तो बारी आए कि लकड़ियां नीचे तो नहीं मिल रही ज्यादा, क्या करें, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। कौन चढ़ेगा? तो बोले कृष्ण तुम चढ़ जाओ, मेरे से तो नहीं चढ़ा जाएगा। तो बोले कोई नहीं, मैं चढ़ जाता हूँ। तो उन्होंने वहां से लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे डालनी स्टार्ट करी। सुदामा को कहा कि तुम इनको उठा उठा के इकट्ठे करते रहना। अब जब भी वो लकड़ी उठाने को झुकते हैं ना, वो कुछ चने जो होते हैं वो गिर जाते हैं उनकी पोटली से। अब गिरते उठा के वो साफ करके फिर खा जाते हैं उनको। ये तो गिर गए, कृष्ण तो खाएंगे नहीं, तो वेस्ट हो, इससे अच्छा मैं खा लूं। ऐसे करते करते वो सारे चने खाए गए उनसे, और खाने को कुछ नहीं बचा। अब कृष्ण जब नीचे उतरे तो उन्होंने कहा कि मित्र, बड़ी मेहनत होगी, आज तो बड़ी भूख लगी, लाओ जो गुरु माता ने जो दिया है ना, वो दो खाते हैं। वो कहता कि अरे कृष्ण, वो तो ऐसे ऐसे गिरते गए और वो तो मैं सारे खा गया, कुछ बचा ही नहीं। अब उस दिन उनका एकादशी था, और एकादशी का फास्ट था कृष्ण का। उनके मुंह से क्या निकल गया कि जा दरिद्र। जा दरिद्र, दरिद्र होता है जिस इंसान के पास कुछ ना बचे। डेस्टिट्यूट कह सकते हैं इंग्लिश में हम उसको। कि ऐसी भी क्या भूख लगी कि मेरे लिए एक चना भी नहीं रखा, मैं तो एक में भी पेट भर लेता, पर तूने एक भी नहीं रखा। कहता भी मेरे से तो गलती होगी। अब इनके मन से उस दिन जो वर्ड निकला ना उसके लिए, दरिद्र। क्योंकि जिस दिन हम फास्ट करते हैं ना, कभी फास्ट पे बात करूंगा, समझाऊंगा कि फास्ट क्या है, क्या कुछ कर सकता है हमारी लाइफ में। तो उस दिन उस देवता की एनर्जी एक्टिवेटेड होती है। एक तो खुद विष्णु के अवतार हम मानते हैं इनको, और ऊपर से वो विष्णु से ही लिंक्ड थे उस दिन एकादशी का फास्ट करके। उनके मुंह से जो निकला वो सच हो गया। क्या सच हुआ? कि बचपन तो बीत गया। अब जब सुदामा बहुत परेशान अपनी लाइफ में स्ट्रगल पे स्ट्रगल झेल रहे हैं, तो उनकी पत्नी उनको कहती है कि क्या तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है दुनिया में? तो कहते हैं एक मित्र तो है मेरा, जो द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है, लेकिन मैं चाहता नहीं उसके पास जाना। तो वो फोर्स करती है कि जब मित्र कहा है तो जाओ ना, वो हेल्प करेंगे, क्यों नहीं जा रहे उनके पास? तो परेशान होके लास्ट में जब ये हुआ ना कि अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़नी ही पड़ेगी, कृष्ण के आगे हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो गिल्ट याद है कि मैं उसके हिस्से का खाना खा गया था। अब किस मुंह से जाके मांगो कि मेरी हेल्प करो? तो सुदामा को जाना पड़ा। अब जब वो चले हैं धीरे धीरे, कहीं कोई व्हीकल मिला, कहीं पैदल चले, तो जब तक वो द्वारिका पहुंचे उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी, कपड़े फट चुके ना, सर पे धूल जमी पड़ी है। और जाके वहां पे कहते हैं जो द्वारपाल उनको कि कृष्ण को बोलो कि उनका मित्र आया है। तो जो बड़ा फेमस सा एक भजन है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, वो इस थीम पे बेस्ड है। तो वो द्वारपाल हंसते हैं, कहते तुम जैसा इतना गरीब, फटे कपड़े, धूल मिट्टी में सना हुआ, तुम्हारा कृष्ण जो देवता हमारे भगवान है, कैसे दोस्त हो सकते हैं? तो कहते भी मेरी अर्जी तो पहुंचाओ, बाकी देख लेंगे। अब जब गए, कोई मैसेजर गया, जाके कृष्ण उस टाइम पे अपनी रुक्मणी जो उनकी पत्नी थी उनके साथ बैठे हैं, तो बताते कि जी आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया? तो कहते आपका मित्र बताता है। कुछ नाम बताया? तो कहते नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनका हुलिया ऐसा सा है, कपड़े फटे हुए हैं, ऐसी सी हालत है। और लास्ट में कहते कि हाँ नाम भी बताया, उनका नाम सुदामा है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन सुना ना और सुदामा नाम आया, तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े भागे वहां से। क्योंकि उनको याद आया कि अरे मैंने उस दिन जो एक वर्ड बोल दिया था, दरिद्र, इसकी लाइफ में तो सच हो गया, वो बेचारे की लाइफ वेस्ट होगी पूरी की। और वो आए हैं, उसको बिठाया, और अपने इतने रोए हैं वो अपनी गिल्ट पे कि मेरे से क्या गलती हो गई, कि बोलते ना आंसुओं से चरण धुलवाए थे उन्होंने सुदामा के। और उसके बाद ये कहते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता कोई नहीं। अब वो हेजिटेशन की वजह से मांग नहीं पा रहा। तो कहते कोई नहीं, बस कृष्ण तुमसे मिलना था, इतने सालों बाद मिलना हो गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया। खूब खातिर हुई, अच्छा सोने को बिस्तर मिला, सारी चीजें हुई। अब नेक्स्ट डे वो पूछते कि फिर कृष्ण चलूं मैं, तुमसे मिले बड़ा अच्छा लगा। अब कृष्ण तो कृष्ण है, उनका जो जो रूप है हमें सबको पता है कि नटखट है, छलियां हैं, कभी नहीं बताते जो सोचते हैं वो। तो कहते हाँ मित्र, अगर चलने का मन है तो बताओ, तुम्हें वापस भेजने का करता हूँ सारा अरेंजमेंट। अब मन ही मन सुदामा ये सोच रहे कि कितना निर्लज इंसान है, इसको दिख रहा है कि मेरी हालत क्या है, इसके पास इतना धन वैभव है, क्या थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकता ये? एक पोटली दे दे पैसों की, मेरा काम चल जाए। पर नहीं दे रहे। तो उनको लगा कि क्या पता थोड़ी समझने भूल रह गई हो, एक दिन और स्टे करके देख लेता हूँ। तो कहते मित्र बड़ा अच्छा लग रहा है, आज आज और रुक जाता हूँ। तो कहते हाँ भाई तुम्हारा घर है, जितने दिन चाहो रुक जाओ। फिर रुक गए, रात बीत गई, फिर सुबह हुई। फिर कहते कि कृष्ण चलूं मैं? तो कहते भी तुम्हारा मन है तो चलो। अब वो फिर मन ही मन कोस रहे हैं कृष्ण को कि कैसा मित्र है, कुछ नहीं समझ रहा। दुनिया कहती है कि मन की बात पढ़ लेता, मेरी क्यों नहीं पढ़ रहा है? सोचते आज आज और रुक जाओ, कहते रुक जाओ। तो थर्ड अटेम्प्ट और ले लिया उन्होंने। अगली सुबह हुई और कृष्ण से पूछा, कहते हाँ मित्र जा सकते हैं।
अब सुदामा से सहा नहीं गया, उनको आया गुस्सा। उन्होंने खूब सुनाया कि तू चोर है, पहले माखन चुराता था, अब तू लोगों की डेस्टिनी चुराता है, मेरी किस्मत चुरा ली तूने, मेरी ऐसी हालत हुई वैसे, रोते रोते ने सब बताया। तो कृष्ण ने कहा कि देख, मेरे से जो गलती हुई वो हुई, उसकी मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है, लेकिन तू मुझे कोस मत। वो कहता नहीं, आज तो मैं कोसूंगा और पूरा तुम्हें कर्ज दे के जाऊंगा। तो सुदामा ने उस टाइम पे कृष्ण को क्या कहा कि जो मेरे साथ हुआ ना, जो मेरी हालत है, भगवान करे वो तेरी भी हो, जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ भी हो। कृष्ण हंस के कहते कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मन से यही निकला तो यही सही है। तो अब क्या करना है, बोला चलो अब वापिस पहुंचते हैं। रथ वगैरह अरेंज करवा दिए। सुदामा पूरे रास्ते कोसते जा रहे हैं कृष्ण को, पता नहीं दुनिया झूठ बोलती है, कहाँ का भगवान है, कुछ नहीं पता इसको, किसी के मन की बात नहीं पड़ता है। जब अपने घर पहुंचे तो देखते हैं वहां पे घर ही नहीं है, जो भी झोपड़ी जैसा घर था वो घर ही नहीं है। तो वो तो परेशान किस कृष्ण के चक्कर में, जो पत्नी थी बच्चे थे मैंने तो वो भी खो दिए, पता ना कौन तो उठा लेगा, किसने घर तोड़ दिया होगा, किसने कब्जा कर लिया। अब उस जगह पे तो बड़ा सुंदर घर बना हुआ है, इतने दीपक जल रहे हैं, इतनी डेकोरेशंस हो रखी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, शहनाइयां बज रही है, म्यूजिक चल रहा है, तो कह रहा है मेरा घर तो है नहीं, पता नहीं किसने कब्जा करके घर बना दिए थे मैंने। अब वो अंदर जाके देख रहे हैं, जाके कोई दिख नहीं रहा। फिर एक झलक पड़ती है कि कोई औरत है घर में, बड़ी सुंदर कपड़े पहन के, अच्छी ज्वेलरी पहन के, और बड़ी खुश खुश भागी भागी फिर रही है। अब जो बच्चे जो दौड़ते दिखे ना, उनको पहचाने रहे बच्चे तो मेरे ही हैं। अब गौर से देखा तो देखे पत्नी भी मेरी है, पर ये सब कैसे चेंज हो गया। घर के अंदर गए, पत्नी से मिले, तो पूछा कि ये सब कैसे हुआ। कहते पता नहीं, जिस दिन से आप गए हो ना, तभी से कुछ लोग आए और बोले कि हमें कृष्ण ने भेजा है और आपके घर की रेनोवेशन करनी है। उस जिस दिन से आपने पहला कदम रखा था ना यहाँ से जाने का कृष्ण की तरफ, तब से वो आए हैं और सारा झोपड़ी क्या, हमारा तो महल बना दिया, सब कुछ अच्छा करके चले गए। बच्चों को देखो, मुझे देखो, पूरी लग्जरी दे दी मेरी तरफ। और अब सुदामा बैठ के रो रहे हैं पत्नी के पास कि देख उस छलिया ने क्या कर दिया, बिना मुझे बताए, मुझे आभास भी नहीं होने दिया, रियलाइज भी नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ चल रहा मेरे पीछे, और मैं बदले में क्या दे के आया। उसको थैंक्स करने की बजाय मैं उसको कोस के आया हूँ, उसको कर्ज दे के आया हूँ। जब खूब रो लिए तो पत्नी ने पूछा कि ऐसा क्या कह दिया कृष्ण को। तो कहते मैं तो ये कहा कि जो मेरे साथ हुआ ना तेरे साथ भी हो। पत्नी हंस के कहती कि फिर देखो ना आपके साथ क्या हुआ है, कुछ बुरा थोड़ी ना हुआ, अच्छा ही तो हुआ है ना। तो उसने कर्ज में भी आपसे वही मांग लिया जो आपको दिया है। जो आपके साथ हुआ है, आपकी लाइफ की ओरिएंटेशन ही चेंज हो गई, इतनी लग्जरी इतना वैभव आपकी लाइफ में आ गया, उसकी में तो आएगा ही आएगा। जो जितना देगा उसको उतना मिलेगा भी। मैं बार बार इस लाइन को बोलता हूँ, इरिटेट ना होना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। तो अगर ऐसे मित्र बन सकते हो ना किसी के, मांगने से पहले आपको पता है इसको क्या चाहिए और आप दे देते हो, तो आपका मित्र एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और कभी आपके पास कमी पड़ेगी ही नहीं, आपको सेविंग्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेविंग्स ऑलरेडी होंगी। ये है आपका मित्रा एनर्जी फील्ड। ये सारी कहानियां, देवी देवता, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बस समझने की देर है। जी शालिनी जी, अब बताइए मित्रा एनर्जी फील्ड पे। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल स्टोरीज, मतलब जो आप दे रहे हो, मतलब वो कहीं किसी उससे भी बहुत परे है, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि बहुत ऊंची चीज दे रहे हो। तब आप बस नॉलेज इस तो एक चीज है को ना जो है अपने अंदर सब्जेक्ट की। उतार पाओ, ये ना हो कि एक चीज सीख के भूल गए, ये आपके रग रग तक पहुंच जाए। वास्तु सिर्फ ये ना हो कि किसी का एक घर का कर दिया हो गया। आप अपनी सेल्फ को ऐसे बना लो कि आपकी सेल्फ वास्तु ऑस्पिशियस हो गई, फिर आप जो करोगे ना वो अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। राइट राइट। ठीक है, कई कोई और बार क्वेश्चन हो मतलब किसी का लगता है तो। कि कई बार सर मुझे ये लगता है कि ये जो एनर्जीज हमें मिल रही हैं आपके थ्रू या वो है, ये कहीं ना कहीं जब तक हम अंदर से प्योर नहीं होते ना, हम रीच नहीं कर पाते एक ऐसे राइट टीचर के पास या राइट नॉलेज के पास, जब तक हम अंदर से प्योर नहीं करते अपने आप को। ये मतलब आप सबसे बड़ी। मानोगे कि मैं 23 साल से, मतलब मैं अगर आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं मेरे बेसिक वास्तु का, तो वो 2002, आई थिंक 2 का है या 1 का है, दिल्ली का। और 23 साल में मैं कर ही नहीं पाई वास्तु, जब तक कि भगवान ने मुझे इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करा, लाइफ ने मुझे प्रिपेयर नहीं करा कि हाँ अब यू आर रेडी फॉर द वास्तु। अब आप अपने आप रिलेट कर लेंगे कि मेरा भूधर एनर्जी फील्ड मेरी सेल्फ में कैसा है, या मैंने कभी राइट। किसी के लिए इनिशिएटिव लिया।
क्या मैंने किसी के एक आइडिया के लिए साथ खड़ी हुई फिजिकली कि चलो मैं करवाती हूँ, मुझे हम्म। यहाँ काम है तो कौन चलेगा साथ, मैं चलती हूँ। या आपके जब आयरमा एनर्जी फील्ड की बात आई, मतलब आपको, मतलब मैं एग्जांपल मान रहा हूँ, पर्सनली ना ले, कि राइट राइट। जब कनेक्शंस बिल्ट अप हुए और किसी को सच में जरूरत पड़ी आपकी, तो क्या हम सच में अवेलेबल थे वहां पे? या जब किसी का इनॉग्रेशन हुआ या किसी की मैरिज हुई, किसी का बच्चा हुआ, तो क्या हम साथ थे वहां पे? हमने कंट्रीब्यूट किया, खुशियों में शामिल हुए, किसी के गेन्स एंड प्रॉफिट के मीडियम बने हम? अगर बने हैं तो ये सारे एनर्जी फील्ड्स अपने आप बैलेंस्ड हैं। ये Okay. अंबानी अदानी जो भी है ना, ये ऐसे ही नहीं बने हैं। किस्मत इतना जब किसी को देती तो ऐसे नहीं देती कि कोई ट्रिक से ले लेगा। घर में चीजें तभी बैलेंस्ड होंगी जब आपके शरीर में बैलेंस्ड, आपका मन उस तरीके का है। इसलिए जो स्पिरिचुअल हम्म। लीडर्स है ना, उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता। एनर्जी ऐसे खुद खड़ी होती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो कहते कुछ चाहिए ही तो नहीं। कुछ चाहिए होता तो संसार ही बसा लेते। अब मैं चाहता सही। तो इस कोर्स की फीस आपसे 24 या 30,000 भी चार्ज कर सकता था, है ना। 19 ना आते, 9 आ जाते, चाहे 2 आ जाते। इसलिए फीस इतनी रखी थी कि नॉलेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और यही सोच के फर्स्ट स्टेप लिया था कि जिसकी किस्मत में हो वो पहुंच जाए, जिसकी में ना हो, जिसका टाइम ना है, उसको ना मिले। और अमाउंट इतनी सी हो कि पे करके ना बोझ ना लगे कि इतने पैसे चले गए, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट। क्योंकि जब देने वाला देने को रेडी है, तो क्यों मांग के फिर उसको निराश करे कि मांगा भी क्यों? डाउट क्यों करते हो कि मैं दूंगा नहीं टाइम? कुछ स्टोरीज ना बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, कुछ समझ में नहीं आता कि जैसे आप कह रहे हो कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, वो अपने आप कई बार, मतलब हम एक लिमिट ना सेट करें, भगवान अपने आप देता है। हम्म। और मेरे फादर, या मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइक जब तक मांगोगे ही नहीं, भगवान को कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? मतलब समझ ही नहीं ये आता ना, समझो मतलब कि, दोनों चीजें फंस गए हैं हम लोग ना। और मेरा जो मन है ना, उस हम्म। मन का भी मन है वो, तो उनको कैसे ना पता चले? बिल्कुल। एक थॉट भी जब आएगा ना हम तक, तो जब पहुंचेगा पहुंचेगा, वो वहां से पहले होके आ चुका है। हम्म। जब आप भक्ति पे कभी पढ़ेंगे ना, डिस्कशन करेंगे, तो भक्ति पता चलेगा कि 8 या 9 टाइप की होती है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, 8 होता है या 9 होता है। उसमें जो सबसे सुप्रीम मानी जाती है ना, नवधा भक्ति होती है, नवधा। नवधा में क्या होता है कि आप भक्ति करेंगे लेकिन कभी कुछ मांगेंगे नहीं। तो जिसकी भक्ति करेंगे ना, वो इतना मजबूर होगा कि कभी कुछ मांगे तो सही, जो मैं इसको दूं, मेरे ऊपर भी तो ऋण चढ़ रहा ना इसका। और आप मांगेंगे ही नहीं कि मैं तो बस भक्ति कर, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो आपको चाहिए होगा ना, आगे से आगे अवेलेबल होगा बिना मांगे। एक होता कि आज मैंने 2 मंत्र बोले, कहूँ हे भगवान मेरा ये कर देना, ये बड़े स्टार्टिंग लेवल की भक्ति है। इसमें आपके गुड कर्मा इकट्ठे होते ही नहीं है, वो साथ के साथ आप वसूल करते चलते हैं उनको। तो जब आपको कभी क्राइसिस पे नीड पड़ेगी ना, तो आपके पास गुड कर्मा का बैलेंस ही नहीं होगा, आउट ऑफ बैलेंस जा चुके होंगे। सर इसको इसका ज्यादा मतलब ही हम लोगों का, भक्ति और हमारा तो स्पिरिचुअलिटी में चले बैलेंस गए। है, अच्छे गुरु मिले। और वो आपके ऊपर, आप क्या मानते हैं, मुझे तो नहीं लगता हाँ कि सर, गुरु हम तो जितना अच्छा बड़ा मान वर्ड रहे हैं, हमारे अब लिए तो होंगे। अच्छा मान रहे हैं। अच्छी नॉलेज भी मिल रही है सर साथ साथ। बस मुझे ये कि मेरा मन खुश होता है नॉलेज को शेयर करके। मेरी संतुष्टि बस। तो यही है। बाकी सब जी। वो फिर 20-30% एक्स्ट्रा है जो आता है ना शैम्पू की बोतल पे, इतना पे करो जी। तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। वो सब एक्स्ट्रा है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री है। और होपफुली कोर्स के एंड तक आपकी भी अप्रोच चेंज हो। आप ये ना सोचेंगे कि मैंने वास्तु सीखना कि इससे पैसे कमाने हैं, या मैंने जी। वास्तु सीखना कि मैं औरों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आऊं। आपकी लाइफ में जिस दिन चेंज आ गया ना, अब आप मीडियम बन जाओगे एनर्जी के लिए, जिसका भला उसने करवाना है वो अपने आप ले आएगी उसको आप तक। आपको क्लाइंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि मेरे से वास्तु करवा लो, वो जी। आपको ढूंढते हुए आएंगे। थैंक यू ना सर। कि फ्लूट बनना है, जब वो चाहे जैसे चाहे बजा ले। हम तो जो धुन चाहेंगे वो देने के लिए रेडी। सर थैंक यू, छोटा सा वर्ड है इसके लिए सर। मेरी तरफ से भी थैंक यू कि आप सब हो और मैं शेयर कर पा रहा हूँ।
कोई आज के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम सेशन एंड करते हैं आज के लिए। सर हेलो। वसुंधरा जी बोलिए, फिर उसके बाद निपा जी आपको हाँ कहेंगे। या सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, ये कौन सा एरिया है जहाँ मेमोरी बढ़ा सके? इतना याद करना मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स तो डिफिकल्ट है ही। E1 E2 E3 4 वो चलेगा, बट ये नेम्स डिफिकल्ट है, और इतना याद करना, ये कौन सा जगह का है काम? ये घर में अगर देखेंगे तो जो हम E1 E2 ऐसे करते हैं ना, तो आपका W3 W4 में पुष्प दंत है, ओके। देवता है, उनका ही पास ये एट्रीब्यूट है कि वो आपको बहुत अच्छी मेमोरी रिटेंशन पावर देते हैं। जो ओके। आपने देख लिया, जो आपने सुन लिया, वो आपके जहन में, आपकी मेमोरी में परमानेंट चला जाएगा। जब आपको उसकी नीड होगी ना, तो आप सिर्फ एक बार कोशिश करेंगे और वो सीखी से आपके पास आ जाएगा। तो जब ब्रह्म होता है ना कई मुहूर्त बार में। लाइफ में कि एक चीज है दिमाग में घूम रही है, अभी याद नहीं आ पा रही, अब थोड़ा सा कोशिश करें वो आ जाती है, वो सीखी है जो जहां से लौट के आती है। ओके। तो ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में आपने घी का दिया जलाने का बोला वेस्ट में, तो ये W3 W4 में करें तो ठीक रहेगा? नहीं, जब हम कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो हम निकालते हैं W3 W4, उनसे पहले ही देवताओं के पद होते हैं उस जगह पे। तो अभी आप सिर्फ सीखिए, अभी कोई भी रेमेडी अप्लाई ना करें कहीं पे भी। जब होलिस्टिक पूरा कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपको एस्ट्रो भी समझ आएगा, वो एंगल भी, प्लैनेट्स के क्या रिजल्ट्स हैं, देवताओं के क्या हैं, और जो जो दो फाउंडेशन है वास्तु की, चाहे वो 5 एलिमेंट्स है, चाहे वो डायरेक्शंस है। तो जब होलिस्टिक व्यू के साथ आप देखेंगे ना, तब आप रेमेडीज पे काम कर पाएंगे। तो और बसंत पंचमी आ रही है संडे को, उसके लिए कुछ है क्या करने के लिए? जो मन में आए वो करिए आप। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस। जी निपा जी बोलिए। आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, आपने बोला कि वेस्ट में वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने से जो स्ट्रेंथ होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो बढ़ती है। हम्म। पर हमारे तो मतलब साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी से रिलेशन दिया है। हम्म। तो जो साउथ वेस्ट में जो वीक होता है, साउथ वेस्ट में जो प्रॉब्लम डिफेक्ट होता है, वीक भी नहीं डिफेक्ट ही है, टॉयलेट और सब आता है, तो उसकी रेमेडी हम लोग वेस्ट में से कर सकते हैं क्या? उसको मतलब वेस्ट पूरा होता है तो वो अभी हमने कनेक्शन। अभी हमने जो पढ़ा ना, उसको ऐसे मानिए कि आपकी फैमिली में जो सुपर सीनियर्स रहे होंगे, जो हाँ एक तरह से अगर आपके एंगल से देखो तो जो आपके ससुर के ससुर रहे होंगे ना, वो हाँ चार चार ब्रदर्स थे, 4 ब्रदर्स थे वो। हाँ। उनके बाद फिर है, तो अभी तो ये चार ही है जो पूरे को गवर्न कर रहे हैं, आपके साउथ वेस्ट को भी यही गवर्न कर रहे हैं, साउथ ईस्ट को भी यही कर रहे हैं। तो जब मित्रा का हम नाम लेते हैं तो उस मित्रा में कहाँ से कहाँ तक है आपके, ये मान के चलो कि आपका W1 से लेके और W8 तक का एरिया है, इसलिए ये स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं। नहीं मतलब मैं पूछना चाहती थी कि वो साउथ वेस्ट का जो स्टेबिलिटी कम होती है उसकी बैलेंसिंग वेस्ट कर सकता है, ऐसे पूछ रही हूँ। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि 4 बड़े बॉक्सेस हैं अभी जिनकी बात हुई है, उसमें से छोटे छोटे बाकी बॉक्सेस निकलेंगे, प्लेट बिगाड़ देती बर्तन, है ना। प्लेट में रख तब दी। तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा है। ओके जैसे वेट। आपको कोई ये कहे कि आपको फाइनेंस रिलेटेड कोई पूछना हो ना, कोई दिक्कत, इनसे पूछ लेना। जब आप उनके पास जाओगे तो कहेंगे फाइनेंस रिलेटेड कैसी दिक्कत है, तो आप कहोगे कि पेमेंट रिकवरी नहीं हो पा रही, तो वो कहेंगे कि ये काम मेरा नहीं है, इनसे पूछो आप, ये स्पेशलाइज्ड है। तो इसलिए जो 32 जो आउटर पेरिफेरी पे है ना, उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन। ये तो घर के बड़े हैं कि ये सारा काम मेरा है, लेकिन आगे मैंने डिपार्टमेंट्स बांट रखे हैं फिर। ओके वेट करते हैं। और सर लास्ट लेक्चर का पूछना था मुझे, वास्तु का, देवता वास्तु का नहीं, आगे का मैं पूछूं अभी लास्ट का क्या पूछेंगे अभी? कि आपने परसों के लेक्चर में बोला था कि जो प्लांट के बारे में बोला था कि नॉर्थ में जो है वो बड़े पत्तों वाला प्लांट चाहिए ताकि उसमें पानी होए, तो फिर ईस्ट में जो प्लांट आता है वो नॉर्थ वाला ही आएगा ना, फायर वाला प्लांट नहीं आएगा ना? ईस्ट तक नहीं आएगा वो।
ईस्ट तक आपका वाटर एलिमेंट ही अच्छा है ना, मतलब वही नॉर्थ वाला प्लांट। और एक ये चीज मैं बता दूं, कहीं मिस ना हो गई हो, दो चीजें बता देता हूँ। एक तो ये कि जब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक हम प्लांट्स लेके आएंगे तो प्लांट्स ही लेके आएंगे, बड़े ट्रीज नहीं लाएंगे वहां। ओके। बड़े ट्रीज नहीं होंगे, वो अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे आपको, वो लॉस देंगे फिर। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो हैवी कर देंगे इस एरिया। बड़ा पेड़ उसको हैवी कर देगा। हैवी हमें चाहिए नहीं है वो। तो आप प्लांट्स ही लेके आए, पेड़ को ना लेके आए वहां पे। अगर आपको पेड़ लेके आने हैं ना, तो आप कहाँ जाएंगे, आप साउथ से लेके साउथ वेस्ट और वेस्ट तक। लेकिन ओपन टू स्काई होने चाहिए पेड़ वो। बड़ा पेड़ होगा तो ओपन टू स्काई ही होगा वो, है ना। वो आपके अच्छा काम करेंगे क्योंकि वो शेड देंगे वहां। जो आपका यम देवता का आता है ना S5, वहां से लेकर जहां जहां तक है कि इसको कवर्ड रखने की जरूरत है, शेडेड रखने की जरूरत है। तो अगर पेड़ से शेड मिलती तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। पेड़ की जो बराबर। छांव है उसके आगे कुछ नहीं है। राइट राइट। लेकिन घर के अंदर नहीं होने चाहिए वहां पे। साउथ के बाद साउथ वेस्ट और वेस्ट तक घर के अंदर प्लांट्स नहीं होने चाहिए। ओपन टू स्काई में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो क्या करेंगे, एक तो शेड लेके आए, सेकंड क्या अच्छा करेंगे वहां पे वो, कि वो लोडिंग क्रिएट करेंगे। वही हमें हैवी चाहिए होता है, उसको हैवी कर लोडिंग। देंगे। हाँ, एक मैं करेक्शन कर दूं, जो थोड़ा सा ध्यान ना देना, दोबारा देने। एक चीज मेरे से मिस हो गई, मैंने पीछे दोबारा वीडियो देखी तो समझ आया। जब हम बिल्कुल वास्तु फाउंडेशन का लास्ट जो लेक्चर था ना, उसमें जब कर रहे थे, तो ईस्ट के अंदर आपको दो कलर बताए गए थे कि आपको कौन कौन से कलर ढूंढने हैं। एक तो था आपका ऑरेंज, दूसरा था ब्राउन। ब्राउन की जो लाइटर शेड है, लाइट ब्राउन, वो आपका साउथ वेस्ट में जाएगा, है ना। वो मेरे से उल्टा बताया गया था। जो जो डार्क ब्राउन है वो आपका ईस्ट में है, क्योंकि पेड़ की छाल का जो कलर होता है ना, वो डार्क ब्राउन होता है। लाइट ब्राउन जो है वो किस में जाएगा, एक तो अर्थ का कलर वही है, येलो का क्लोजेस्ट है वो, गोल्डन येलो और लाइट ब्राउन। दूसरा वो कलर कहीं ना कहीं रिलेट करता है राहु एनर्जी से। तो आप अच्छे से इसको करेक्ट कर ले कि लाइट ब्राउन साउथ वेस्ट में है, डार्क ब्राउन आपका ईस्ट में है। ठीक है। सर और एक बात कि जो ये जो बात साउथ वेस्ट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं टॉयलेट की उसकी वजह से, तो वो हम लोग उसकी वॉल के ऊपर कोई मतलब जो कार्विंग वाली जो टाइल से आती है, वो एज अ पिक्चर वहां पे लगा सकते हैं क्या? इस चीज की पिक्चर लगाएंगे। हाँ सर, सुनाइए। इस चीज की पिक्चर लगाएंगे, किसकी पिक्चर लगाएंगे वहां पे। मतलब ऐसी पिक्चर जो साउथ वेस्ट को हैवी करे। हाँ, वो तो देखना होता है ना कि हमें क्या करना है, वहां से पहले दोष हटाना है, उसको फिर हैवी कैसे करना। तो पहाड़ों की पिक्चर ला सकते हो वहां पे। हाँ मतलब वो बाथरूम की टाइल्स पे आ सकती है ऐसे। आ सकती है। ओके। अगर टॉयलेट। बाथरूम भी चल रहा है और फिर उसको हैवी भी कर रहे हो तो वो क्लैश कर जाएगा फिर। जितना हैवी होगा उतने हैवी इफेक्ट भी देगा। मतलब फ्लश जितने ज्यादा मस्कुलर इंसान को परेशान करोगे तो उसका थप्पड़ भी तो स्ट्रोंग आएगा ना। तो उसको आप हैवी भी कर रहे हो तो वहां पे दोष भी चल रहा है, तो दिक्कत दे देगा, दिक्कत भी बड़ी देगा फिर। तो उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हैवी तो करना पड़ेगा ना। लेकिन साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट काम ही तो नहीं करेगा। रेमेडी कहाँ काम करती है वहां पे? आपके पूर्वजों की जहाँ ब्लेसिंग्स आनी है वहां पे अगर टॉयलेट चलेगा, चाहे टेप लगा लो चाहे स्ट्रिप डाल लो, वो तो डिस्टर्ब रहेंगे, नाराज रहेंगे वो। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता सर? नहीं, उसको आपको बंद ही करना पड़ेगा, श्योर होके कि वो प्रॉपर साउथ वेस्ट में ही है। ये ना हो कि अंदाजे से साउथ वेस्ट ले लिया और उसको डिमोलिश कर दिया। सर ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब वहां पे तो हमारा नहीं, कोई ऑप्शन ही इसलिए नहीं है। सब यही बोलते कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो उसकी कोई रेमेडी, मतलब रेमेडी कर लो तो कोई असर नहीं दिखेगा, नल एंड वॉइड है वो, कोई फायदा नहीं। ये करके हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हैं दोबारा से एनर्जी। तो टॉयलेट को जो हम लोग पट्टी लगा के करते हैं वो पूरा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। साउथ वेस्ट में नहीं चलेगा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दो को छोड़ के बाकी कहीं भी टॉयलेट है उसकी रेमेडी काम करेगी। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका दूसरा तो। नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे तो दोनों टॉयलेट दोनों साउथ वेस्ट में। फिर वो करेंगे ना अपना काम, उनको जो स्टेबिलिटी को हिलाना है वो हिलाएंगे। लगेगा कि स्टेबल हुई लाइफ, तभी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा।
तो ये देवता वास्तु में भी उसका कुछ नहीं होता है। नहीं, को करने को कोई कह दे कि हाँ मैं कर दूंगा, कर देगा, पैसे ले लेगा, लेकिन इफेक्ट नहीं आएगा। घर लीव करो, वही है, मतलब वही हुआ ना। उसको डिसकंटिन्यू करो वहां से, क्योंकि साउथ वेस्ट में ना तो आप बाथरूम रख सकते, पानी नहीं चाहिए मैं वहां पे, ना आप टॉयलेट रख सकते। तो ये भी नहीं है कि बाथरूम बाथरूम रख लेते, टॉयलेट हटा देते। तो वहां का जो बाथरूम है उस या टॉयलेट है उसको आपको बंद ही करना पड़ेगा। और वो एनर्जी वीक हो चुकी है, उसको फिर स्ट्रेंथ भी देनी पड़ेगी। तो मन रखने को मैं हाँ कह दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, बराबर है। मतलब उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो वही यूज करना है, दूसरा है ही नहीं। करनी है। चलिए हम प्रियंका जी का क्वेश्चन ले लें। अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी अपने आप को। चलिए वो है नहीं तो फिर कल लेते क्वेश्चन का, है ना। सुषमा जी का है, आप देखिए मैम, आप नमस्कार अपने आप सर। को। हाँ नमस्कार मैम। सर क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन बहुत ही ग्रेटफुल फील हो रहा है इतनी पॉजिटिव चीजें सुनकर, महसूस करके आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा सेशन लग रहा है। थैंक यू सो यू मच, आर मुझे बहुत रियली अ अच्छा लगता ब्लेसिंग है। सर। यू आर रियली अ ब्लेसिंग। मुझे भी शेयर करके बहुत अच्छा लगता है कि थैंक एटलीस्ट यू सर। उन लोगों तक वो चीज पहुंच जाए जिनको सच में उसकी क्रेविंग है। एक आप ऐसे इंसान को खाना खिलाओ जिसको भूख ही नहीं है, तो कोई मजा नहीं है। ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं, मुझे लगता है प्रियंका जी एक्टिव है, वो नहीं है, तो कल मिलते हैं। चलिए गुड नाइट, थैंक यू सभी को। अब गुड हम नाइट मंडे सर। को मिलेंगे। तो 2 दिन आप आराम से रिलैक्स करें, फैमिली को टाइम दें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अच्छे से रिवाइज करें, वीडियोस को देख ले, नोट्स को देख ले, अच्छे से रिवाइज करें कि मंडे को जब स्टार्ट करें तो आपको पीछे का सब क्रिस्टल क्लियर हो, डाउट ना हो उसमें। कोई डाउट आए रिवीजन में तो मंडे को हम मिलेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जी सर। गुड थैंक यू नाइट। सर।